हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आज मेरे बच्चे जर्नल एंट्रीज क्लास को एंड करने के बाद जर्नल एंट्रीज में ही हम अगले टॉपिक में जो शुरू कर रहे हैं वो है आपका अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। यस, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी यानी कि जिसमें कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो हमारे देश में आज के टाइम पे टैक्स चल रहा है बच्चे जीएसटी, हम उसकी अकाउंटिंग को यहाँ पे समझने वाले हैं, उसकी अकाउंटिंग को समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा ये आपका टॉपिक है। लेकिन मैं आगे पढ़ने के पहले आपको बता दूं कि देखो, ये जीएसटी का दो जगह आपकी स्टडी है, एक हमारे अकाउंट्स में और एक टैक्स के अंदर में। जब आप टैक्स पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जीएसटी को बहुत ही डिटेल में आपको आपके टैक्स वाले सर सिखाएंगे, बहुत ही डिटेल में। आज मेरे बच्चे अकाउंट्स के अंदर में आपको उतने डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे बस मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कल को जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे, डिग्री कंप्लीट करने के बाद किसी कंपनी में जब आप काम करने जाओगे और वहाँ पे जीएसटी की अगर अकाउंटिंग करना होगा तो वो अकाउंटिंग यानी कि अकाउंट्स में आप उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, बस उतने तक में हमारी चर्चा है। एंड नो डाउट कि आप छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, तो कुछ अगर टॉपिक्स मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिदम को, इस चैप्टर को बनाने के लिए आपका मुझे बताने की रिक्वायरमेंट है तो बीच में आपको समझाते रहूँगा। आइए इस चैप्टर को बहुत ही प्यारे तरीके से शुरू और एंड करने की हम कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। आप जानते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बच्चे, अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि ये जो अकाउंटिंग, ये जो जीएसटी आपका है, ये कहाँ से आया, क्यों इसका जन्म हुआ, क्योंकि इसी के ऊपर में हमारा अकाउंटिंग टिका हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि जब जीएसटी हमारे देश में नहीं था ना, आज से कुछ साल पहले की बात बता रहा हूं, तो मेरे बच्चे बहुत तरीके के, कई तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेज हमारे जो गुड्स बनते थे, उनका जो सेल होता था उस पर इम्पोज होता था, डिफरेंट टाइप के। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, पता नहीं कितने तरीके का। और इससे भी बड़ी पता परेशानी क्या थी, कुछ टैक्सेज स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करते थे, कुछ टैक्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने मुताबिक चार्ज करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मुताबिक चार्ज करती थी। टैक्स के ऊपर में टैक्स चार्ज किया जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना टैक्स चार्ज कर दिया, उसको भी ऐड करके फिर स्टेट गवर्नमेंट चार्ज, मतलब बहुत अजीब टाइप का अकाउंटिंग पहले था। फिर हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि क्यों ना एक ऐसा टैक्स सिस्टम लेकर आए जिस टैक्स सिस्टम को अगर हम इंपोज करते हैं तो उस टैक्स सिस्टम को इंपोज करने के बाद पूरे इंडिया में क्या होगा कि एक जैसा टैक्स हो जाएगा। यानी कि एक समान, मान लो कि ये यहाँ बिके, चाहे आपका किसी और स्टेट में, चाहे किसी और स्टेट में, इसका जो प्राइस होगा बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसा करने का हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका एक तरीका ढूंढा और उस तरीके को बोला गया आपका जीएसटी, है ना, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आज के टाइम पे मेरे बच्चे जितने भी पहले टैक्सेज होते थे ना, मैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने के पहले बता दूं कि पता है हमारे देश में, ये आपको लिख लेना है, जो मैंने लिखा अभी बताऊंगा क्या है, लेकिन इसको समझना है, लिखने के लिए नहीं है। जितने भी हमारे देश में टैक्सेज होते थे ना बच्चे, उन सारे टैक्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, और एक आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरीके का आपका टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो टैक्स जिस पे इंपोज किया गया, जिस पे टैक्स इंपोज किया गया उससे ही हमने, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स लिया। मतलब कि अगर टैक्स मुझ पे इंपोज किया जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मुझसे ही टैक्स लेगी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, आप कल को जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे और आप किसी कंपनी में काम करने गए, मान लो वहाँ पे पैकेज आपका लगा कि 40 लाख रुपीज़ का आपका पैकेज है, तो मेरे बच्चे अगर आप 40 लाख रुपीज़ कमाओगे ना, अगर आप 40 लाख रुपीज़ एक साल में कमाओगे, तो मान लो गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया इसका 30% आपको टैक्स पे करना है, तो 40 लाख का 30% मान लो आपका बनता है 12 लाख रुपीज़। ये 12 लाख जिसने कमाया ना बच्चे, यानी कि आपसे ये टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो जिस पे हम इंपोज करते हैं, अगर उसी से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट, जिसके अंदर में क्या आता है, इनकम टैक्स, आपका इनकम टैक्स। और ये जो आपका जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये टैक्स मेरे बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में आता है। जीएसटी कहाँ पर जाता है जी, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में। इनडायरेक्ट का मतलब हुआ कि ये टैक्स किसी और पे लेवी किया जाएगा, किसी और पे इंपोज किया जाएगा, किसी और से चार्ज किया जाएगा। मतलब ये जो जीएसटी होता है वो चार्ज किसी और से होता है और पे करने की जिम्मेदारी किसी और की होती है।
तो जिस पे चार्ज किया जा रहा है वही नहीं, वो नहीं पे करेगा, उसके सिवाय कोई दूसरा आदमी पे कर रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं आपका जीएसटी की कहानी, जीएसटी कैसे चलता है। मेरे बच्चे ये एक फॉर्म है, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं इसका ना एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठा रहा हूं ताकि अकाउंटिंग में प्रॉपर तरीके से आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये एक फर्म है, फर्म ने क्या किया, मान लो गुड्स को सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड किया। आप मुझे बताओ फर्म गुड्स सोल्ड किसको करेगी सर? टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को सेल करेगी, है ना, कस्टमर को सेल करेगी। मेरे बच्चे फर्म ने क्या किया, अगर कस्टमर को गुड्स सेल किया, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, है ना, फर्म ने क्या किया, 1 लाख का गुड्स सेल किया कस्टमर को। तो यहाँ पे हमारे देश की जो गवर्नमेंट है ना, हमारे देश की गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट कहती है कि भैया आपने जो गुड्स फर्म आपने जो बेचा कस्टमर को, एक काम करो, इस पे ना एक टैक्स चार्ज करो जिसका नाम है जीएसटी, जिसका नाम है जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपने जो 1 लाख का सेल किया, इस पे क्या कीजिए, जीएसटी चार्ज कीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मान लो उन्होंने कहा है कि आपको 12% के हिसाब से इस गुड्स पे चार्ज करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे ये 1 लाख रुपीज का 12% कितना हो गया, 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज। यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट ने इस फर्म को बोला है कि फर्म जब जब गुड्स तुम कस्टमर को बेचोगे, तो जब जब गुड्स कस्टमर को बेचोगे, आपको कस्टमर से क्या करना, उस पर जीएसटी चार्ज करना है ना। तो कितना आपका हो गया, ये आपका 12,000, यानी कि ये 1,12,000 मेरे बच्चे, ये टोटल पैसा, टोटल क्या होगा जी, ये फर्म कलेक्ट करेगी किससे, फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से इतना पैसा कलेक्ट करेगी। इसमें से जो 1 लाख का अमाउंट है ना, वो तो फर्म का हो गया, और जो 12,000 आपने जीएसटी कलेक्ट किया है ना बच्चे, वो आपने क्या करना होगा कि गवर्नमेंट को पे कर देना होगा। किसको पे कर देना होगा, गवर्नमेंट से। ध्यान से मेरी बात सुनना, मुझे बताओ क्या ये जीएसटी 12,000 फर्म पे इंपोज किया जा रहा है? क्या ये 12,000 जीएसटी फर्म पे इंपोज किया जा रहा है? नहीं मेरे बच्चे, ये फर्म पे इंपोज नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने कहा है कि फर्म ये पैसा उनसे कलेक्ट करना जो आपके गुड्स को या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो देखो ना, यहाँ पे फर्म ने क्या किया कि 1 लाख का सेल किया, गवर्नमेंट ने कहा कि 12% का आपका जो जीएसटी बनेगा कलेक्ट करो। तो फर्म क्या करेगी, कस्टमर से 1,12,000 लेगी, उसमें से 1 लाख अपने पास रखेगी एंड 12,000 क्या होगा, गवर्नमेंट को दे देगी। तो मेरे बच्चे ये जो आपका टैक्स है, ये टैक्स जरा बताओ किसने पे किया, अल्टीमेटली किस पे चार्ज किया गया? ये चार्ज किया गया कस्टमर के ऊपर में, क्योंकि कस्टमर के पॉकेट से जा रहा है। लेकिन क्या कस्टमर गवर्नमेंट को पे कर रहा है? नहीं सर, कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रहा है। तो जब मैं किसी और से कलेक्ट करके किसी और को टैक्स पे करूंगा, इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या था, डायरेक्टली कस्टमर से क्या हुआ, माफ कीजिए, डायरेक्टली क्या हुआ कि जो आपकी गवर्नमेंट है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसने कमाया उसी से आपका ले लिया, डायरेक्टली 2 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, 3 लोग इन्वॉल्व होंगे, फर्म किसी और से कलेक्ट करेगी और इनको पे करेगी। ये डायरेक्टली कस्टमर से पैसा नहीं मांगते, आपसे बोलते हैं कि आपको देना पड़ेगा। अब देखो ना, मैं अपनी क्लासेज आपको सेल करता हूँ, तो जो मेरी क्लासेज सेल होती है, मान लो मेरे क्लास की जो प्राइस है ना, मान लो मेरे क्लास की जो प्राइस है वो आपका क्या है कि 5,000 है। तो मैं अपने कस्टमर से, यानी कि स्टूडेंट से, मैं कितना चार्ज करता हूँ, 5,000। लेकिन गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं जी, आपको इसमें जीएसटी भी पे करना होगा। उन्होंने कहा कि जितना प्राइस आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हो, उसका 18% आपको हमें देना पड़ेगा। तो पता है, मैं इसका 18% यानी कि 900 रुपीज़ का अमाउंट और चार्ज करता हूँ, आपसे कितना कलेक्ट करता हूँ, 5,900। तो जरा बताओ कि आपकी पॉकेट से पेमेंट कितना हुआ, 5,900। लेकिन इस 59 में जो 900 है, वो टैक्स क्या आप गवर्नमेंट को जाकर पे कर रहे हो? अल्टीमेटली बियर आप कर रहे हो, बट पे करने आप जा रहे हो? नहीं सर, आपने किसको दिया, आपने दिया अपने संतोष सर को, यानी कि फर्म को, सीओसी को, और सीओसी इसको पे करता, हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो याद रखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि क्या ये जीएसटी आपका डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे, आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें कोई डाउट आपको? इसकी अकाउंटिंग के लिए जितनी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उन सारी बातों को बहुत सिंपल शब्दों में आपके पास रख रहा हूँ मेरे बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं सर। तो कोई पूछे कि जीएसटी क्या, तो हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस को लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी पे हमारी पूरी अकाउंटिंग अब यहाँ पे होने वाली है। पूरी अकाउंटिंग पता है क्या है, कहते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि जीएसटी इज लेविड, जीएसटी लेवी यानी कि चार्ज किया जाता है, चार्ज किया जाता है एट प्रिस्क्राइब्ड रेट, एट प्रिस्क्राइब रेट। मेरे बच्चे, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पहले से रेट फिक्स कर दिया है
कि भैया इसका सेल करोगे तो ये जीएसटी का रेट होगा, इसका सेल करोगे तो ये जीएसटी का रेट होगा, ये सेल करोगे तो इसका ये रेट होगा। मतलब जितने भी हमारे देश में गुड्स या सर्विसेज बिकते हैं, सेल होते हैं मेरे बच्चे, जितने भी, उन पे पहले से क्या हुआ कि रेट प्रिस्क्राइब किया है हमारे आपके गवर्नमेंट ने। तो जीएसटी इज लेविड एट प्रिस्क्राइब रेट ऑन एवरी सेल ऑफ गुड्स, ऑन एवरी सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। हमारे देश में जितने भी गुड्स बिकते हैं, जितने भी गुड्स बिकते हैं, जितने भी सर्विसेज बिकते हैं मेरे बच्चे, मैं क्या बेच रहा हूँ, सर्विस बेच रहा हूँ, फिर मैं अपने एजुकेशन को आपको दे रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो इसको बेच रहा है वो क्या बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है। तो जितने भी हमारे देश में गुड्स बिकते हैं, चाहे सर्विसेज बिकते हैं, उन सारे गुड्स सर्विसेज के सेल पे जीएसटी आपका इंपोज होगा एट द प्रिस्क्राइब रेट। और एक बात बताऊं, आज के टाइम पे जो प्रिस्क्राइब रेट है ना बच्चे, वो 5 तरीके के हैं, 5 तरीके के। एक आपका यहाँ पे क्या है जी, 0%, एक आपका 5%, एक आपका 12%, एक आपका 18% और एक आपका 28%। ये 5 तरीके का रेट हमारे देश में प्रिस्क्राइब्ड है जीएसटी चार्ज करने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स पे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका रेट अप्लाई होता है और पहले से फिक्स्ड आपका है ना। तो इसमें आप इस बात को ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट ने अब ये सर आपका ये क्या 0% भी कोई रेट है? यस मेरे बच्चे, ये भी रेट है। हमारे देश में जीएसटी के अंदर में जो डिफरेंट आइटम्स है, जब जीएसटी को देखोगे आप तो उन्होंने पहले से ही बताया कि इस आइटम पे ये जीएसटी होगा, हर एक आइटम को एक्सप्लेन किया उन्होंने। खैर हम उसके अंदर नहीं जाना चाहते और हमें अकाउंटिंग को करते समय इस जीएसटी के रेट को भी याद नहीं रखना, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा आपको रेट दिया रहेगा, बट फिर भी मैंने बता दिया कि प्रिस्क्राइब रेट अभी तक के टाइम पे हमारे देश में क्या है। नाउ अब मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि जीएसटी जब कंप्यूट होता है तो वो किस तरीके से कंप्यूट होता है। आप एक काम कीजिए, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये लाइन को जरूर लिख दें आप, इसके बाद आप मेरे साथ शुरू करेंगे, है ना। जीएसटी इज लेविड एट प्रिस्क्राइब रेट ऑन द एवरी सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अब देखो ना, मैं कुछ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ऐसे मैं आपको बता चुका, बट फिर भी लिखिए ताकि रिवीजन के टाइम पे दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका कहता है कि फर्म, क्वेश्चन आपको बोलता है कि फर्म सोल्ड गुड्स फर्म ने सोल्ड किया फॉर ₹5 लाख रुपीज़, है ना। और कहता है कि जीएसटी आपका कहता है कि वो आपका 12% है, जीएसटी 12% है। मान लो 5 लाख का गुड्स बेचा और जीएसटी 12, तो बताओ जरा कि कस्टमर से हमने टोटल पैसा कितना कलेक्ट किया होगा। मेरे बच्चे आपको यहाँ पे जब कस्टमर से कितना पैसा कलेक्ट हुआ तो हम क्या बोलेंगे, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक तो सेल प्राइस ऑफ आपका गुड्स। मुझे बताइए, गुड्स का आपने फर्म ने जो गुड्स को सेल करने के बारे में सोचा था, कस्टमर को कितने का सोचा था? 5 लाख रुपीज़ का। गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कि जो 5 लाख रुपीज़ का सेल है, इसके साथ साथ कस्टमर से आपको क्या करना है, जीएसटी भी लेना है। सर कस्टमर क्यों पे करेगा? क्योंकि मेरे बच्चे जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये कि जो कंज्यूम करेगा, जो उस सर्विसेज को या गुड्स को कंज्यूम करेगा, उसी को जीएसटी पे करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उस सामान को बेनिफिट वही ले रहा है। तो जीएसटी कितना हो जाएगा जी, जो भी सेल प्राइस हमारा आपका डिसाइड होगा मेरे और कस्टमर के बीच में, हम उसका क्या करेंगे, 12% यहाँ पे निकालेंगे। कितना आपका हो गया? 60,000 का अमाउंट आपका। यानी कि जो टोटल प्राइस मुझे चार्ज करना पड़ेगा, टोटल प्राइस आपका चार्ज फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर से हम चार्ज करेंगे वो अमाउंट कितना चार्ज होगा जी फ्रॉम कस्टमर, वो अमाउंट निकल के आ जाएगा यहाँ पे 5,60,000। तो 5,60,000 रुपये हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। यहाँ पे कोई डाउट आपका? नहीं सर। तो प्लीज़ कॉपी करते चलिए, क्योंकि ये सारी बातें आपका अब अकाउंटिंग में आएगा। इस तरीके से सेल प्राइस जो आपका होगा उसमें हम जीएसटी को इंक्लूड करके टोटल प्राइस कस्टमर से लेते हैं आपका। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने बताया था कि जीएसटी सिर्फ गुड्स से नहीं, सर्विस में भी चार्ज होता है। तो मान लो कहता है कि यहाँ पे सीओसी चार्ज, मान लो सीओसी चार्ज कहता है कि ₹8,000 फ्रॉम अ स्टूडेंट टू होम कोर्स वाज सोल्ड, है ना। जिसको मैंने कोर्स बेचा उस पर क्या हुआ जी, 8,000 चार्ज किया। और कहता है कि आपको पता है कि मुझ पे जीएसटी का रेट क्या है,
रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे आपका मेरे ऊपर में यानी कि एजुकेशन के ऊपर में आपकी गवर्नमेंट ने 18% रखा हुआ है। तो फिर बच्चे मैं जब आपसे पैसा चार्ज करूँगा ना तो मेरा फीस कितना, ज़रा बताइए फीस मेरा कितना है। फीस हमने लिखा है यहाँ पे 8000 का अमाउंट, तो 8000 का अमाउंट मेरा फीस है। इसके साथ साथ मुझे और क्या लेना होगा, जीएसटी लेना होगा, यानी कि इस 8000 रुपीज़ के ऊपर में 18% आपका जीएसटी कलेक्ट करना होगा। मुझे बताओ जरा कि 8000 के ऊपर में जीएसटी में आपसे कितना चार्ज करूंगा। ये आपका निकल के आ गया 1440, यानी कि टोटल अमाउंट जो मैं आपसे चार्ज करूंगा ना 9440 का अमाउंट, इसमें से 8000 मेरे पास रह जाएगा और बाकी का जो अमाउंट है वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जीएसटी उसको बोलते हैं। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, प्लीज़ कॉपी कीजिए आप यहाँ पे, ये कॉपी कीजिए सर। हो गया सर। देखो इसके बाद मैं अब आपको लेके आना चाहता हूँ अब इसकी अकाउंटिंग के अंदर में, और अकाउंटिंग के लिए मेरे बच्चे पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे आप यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2। नाउ कम टू द अकाउंटिंग। जब हम इस जीएसटी की अकाउंटिंग शुरू करते हैं ना अकाउंट्स के बुक में, तो जितने भी मेरे बच्चे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है ना, उनको हमें 2 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड करना होता है। हमने क्या बोला, लिखेंगे यहाँ पे, कहते हैं कि फॉर computation of for accounting of GST के अकाउंटिंग के लिए कहते हैं कि all sale of goods and services are divided इन 2 पार्ट्स। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज में सेल करता हूँ ना बच्चे, जितने भी सेल करता हूँ उन सारे सेल्स को मैं क्या करता हूँ 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। या तो मेरा जो सेल होगा ना, या तो जो मेरा सेल होगा उस सेल को मैं कहूँगा इंट्रा स्टेट सेल, या तो मैं उसको नाम दूंगा इंट्रा स्टेट सेल, या फिर उसको नाम दूंगा मेरे बच्चे इंटर स्टेट सेल। आपका बहुत ध्यान से बात सुनना, अच्छा लगेगा आपको। कहते हैं कि जीएसटी की अकाउंटिंग करने के लिए पहले हमें यह देखना होता है कि जो सेल हम लोगों ने किया है, चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज का, वो आपका इंट्रा स्टेट सेल है या फिर इंटर स्टेट सेल है। सर इंट्रा स्टेट सेल किसको बोलते हैं मेरे बच्चे, लिखेंगे इसके अंदर में। आप चाहो तो मेरे साथ ऐसे लिखते चलिए ताकि क्लियरिटी रहे। इट मीन्स sales taken place within same state, लिखेंगे यहाँ पे within the same state। अगर एक ही स्टेट के बीच में मेरे बच्चे सेल होता है, एक ही स्टेट के बीच में, जैसे मान लो मैं दिल्ली में हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ जी, दिल्ली में रहकर दिल्ली के अंदर ही जो कस्टमर है उनको सेल कर रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। आपका एक ही स्टेट के अंदर, मतलब वहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं। मैं अगर मान लो कि मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र के अंदर में, और मैं सेल क्या कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में ही सेल कर रहा हूँ, तो जब इस ट्रांजैक्शन के अंदर में एक ही स्टेट इन्वॉल्व होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे इंट्रा स्टेट सेल। और बच्चे इंटर स्टेट सेल का मतलब कि लिखेंगे यहाँ पे व्हेन सेल्स टेक प्लेस बिटवीन टू स्टेट्स। अगर वो सेल हमने क्या किया, जो किया उसमें 2 स्टेट के लोग इन्वॉल्व हैं, 2 स्टेट के लोग इन्वॉल्व हैं मेरे बच्चे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सेल। आपका सुनो मेरी बात। तो इंट्रा स्टेट में क्या होगा, इंट्रा स्टेट के अंदर में जो सेल होगा विद इन द सेम स्टेट होगा। अब देखो बड़ा सिंपल से एग्जांपल, मान लो मैं क्या करता हूँ जी, मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर में, तो दिल्ली के अंदर मेरी शॉप है, अगर दिल्ली के अंदर ही मेरा कस्टमर आता है, मैं उसको सामान बेचता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, वो इंट्रा स्टेट सेल कहा जाएगा, इंट्रा स्टेट सेल। और अगर मेरे बच्चे दिल्ली में रहकर मैं मुंबई में गुड्स बेच रहा हूँ, यूपी में गुड्स बेच रहा हूँ, बिहार में गुड्स बेच रहा हूँ, तो उसको क्या बोलूँगा, इंटर स्टेट, क्योंकि वहाँ पे जो सेल हो रहा है वो 2 स्टेट के लोग के बीच में हो रहा है।
मेरी बात समझ में आ रही है? ये सर पता है ये आपका डिफरेंस क्यों बताया गया है, मैं इसका रीज़न बताऊं कि मेरे बच्चे जब भी इंटर स्टेट सेल होता है ना, इंटर स्टेट सेल होता है यानी कि जब एक ही स्टेट के बीच में सेल आपका होता है तो वहाँ पे जीएसटी के दो पार्ट होते हैं। अब देखो ना, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले क्या होता था जी कि आपका जो टैक्स होते थे कुछ स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करते थे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करते थे, वो बहुत सारे मतलब हौच पौच होता था, तो उन सबको हटा के क्या किया गया, जीएसटी डाला गया। तो अब जीएसटी जो आपका आएगा, जीएसटी का जो पैसा आएगा, वो जीएसटी का पैसे का आखिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे डिवीजन होगा? क्योंकि सोचो जरा कि आज हमारे देश में कई सारे ऐसे काम होते हैं, डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और कई सारे ऐसे काम होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट करती है। दोनों को ही डेवलपमेंट वर्क्स करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, और पैसे का सोर्स आज के टाइम पे मोर और लेस देखा जाए तो इंडायरेक्ट टैक्स में क्या है जी, जीएसटी आपका है। तो जब ये जीएसटी का कानून बना था ना बच्चे, उसी टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में एक डिसीजन हुआ था। वो डिसीजन हुआ था कि देखो जी, अगर सेल आपका यहाँ पे इंट्रा स्टेट सेल होगा, इंट्रा स्टेट सेल, अगर वो इंट्रा यानी कि एक ही स्टेट के बीच में अगर सेल होता है, तो जितना भी जीएसटी इंपोज किया जाएगा उस जीएसटी के दो पार्ट होंगे, दो टुकड़े किए जाएंगे, इक्वल दो टुकड़े किए जाएंगे, इक्वल दो टुकड़े किए जाएंगे। जैसे मान लो हमारा जीएसटी का रेट यहाँ पे क्या था जी, हमारा जीएसटी का रेट मान लीजिए आपका यहाँ पे अगर 12% है, तो कहते हैं कि 12% का अगर आपका जीएसटी होगा तो उस 12% में मेरे बच्चे 6% जो होगा ना वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, और जो बाकी 6% होगा वो क्या जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। सुन लो मेरी बात, मैंने क्या बताया, जब भी सेल हमारा इंट्रा स्टेट होता है तो इंट्रा स्टेट सेल के अंदर मेरे बच्चे जो जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, उस जीएसटी को हम स्टार्टिंग से क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? हमने कहा कि इसमें आपका दो तरीके का आपका जीएसटी होगा। एक होगा आपका यहाँ पे क्या जी, सेंट्रल, एक होगा सेंट्रल आपका जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और एक आपका यहाँ पे क्या होगा जी, स्टेट जीएसटी, यानी कि इसके दो टुकड़े होंगे। स्टेट जीएसटी स्टार्टिंग से ही कोई झगड़ा ही नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो जब आपका इंट्रा स्टेट सेल होता है तो हमने क्या कहा जी, रेट मान लो कि आपका 0% है, तो 0% का हाफ क्या होगा, 0%, आपका भी कितना होगा, 0%, यानी कि जो टोटल जीएसटी हम कस्टमर से चार्ज करेंगे, टोटल जीएसटी जो चार्ज करेंगे वो कितना आपका हो जाएगा, 0%। लेकिन मेरे बच्चे रेट अगर मान लो 5% है, तो पहले से डिसाइड है कि कस्टमर से अगर 5% का जीएसटी चार्ज कर रहे हैं तो 5 में से 2.5% का जो जीएसटी होगा ना वो सेंट्रल के पास जाएगा, और बाकी 2.5% का जीएसटी जो होगा वो आपका स्टेट के पास होगा। मेरे बच्चे पहले से ही प्रिस्क्राइब कर दिया गया कि आधा आधा हमारे बीच में डिवाइड होगा, ताकि किसी तरीके का कोई झगड़ा ना हो। आप देखते हो कि आज के टाइम पे हमारे देश में अजीब सा सिचुएशन बना हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारी चीज़ों के ऊपर में झगड़े करते हैं, तो वो झगड़ा खत्म करने के लिए स्टार्टिंग से इस तरह काम किया गया है। मान लो रेट आपका 12% है प्रिस्क्राइब्ड, तो 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा जी, 6% जाएगा, इनके पास कितना जाएगा, 6% जाएगा आपका, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12% आपका, 12%। अगर रेट 18% है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 9% स्टेट गवर्नमेंट का होगा, ये टोटल हम कस्टमर से कितना चार्ज करेंगे, 18%। और रेट अगर 28% है तो 14% मेरे बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 14% आपके पास, और यहाँ टोटल कितना आपका हो जाएगा, 28%, है ना। तो कस्टमर को मतलब नहीं है इस डिवीजन से, कस्टमर से तो ये जीएसटी चार्ज किया जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे हमें अकाउंटिंग करते समय इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर वो सेल आपका इंट्रा स्टेट सेल है तो इंट्रा स्टेट सेल में यानी कि हमें दो तरीके का वहाँ पे जीएसटी कस्टमर से चार्ज किया गया होगा। अकाउंटिंग करते समय स्टार्टिंग से उसको दो पार्ट में हमें डिवाइड करना होता है। ये जो आपका सेंट्रल जीएसटी है ना, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए आप यहाँ पे, इसको शॉर्ट में हमेशा हम बोलते हैं सीजीएसटी, सीजीएसटी, यानी कि सी हो गया सेंट्रल एंड जीएसटी आपका, और स्टेट जीएसटी जो होता है उसको बोलते हैं एसजीएसटी, एसजीएसटी आपका। तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिलके आपका टोटल जीएसटी होगा। इवन अकाउंटिंग करते समय भी आप फुल फॉर्म को यूज नहीं करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी ही बोलेंगे। आपका सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल और दूसरा क्या हो गया, एसजीएसटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो हमने क्या करना कि जब इंट्रा स्टेट सेल होगा मेरे बच्चे तो इस तरीके का डिवीजन होगा। इसमें कौन सा टैक्स होता है वो चलो अभी लिखा देता हूँ, बाकी अकाउंटिंग में उसको अलग से देखेंगे। इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, इसमें क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ जीएसटी
इज लेविड। इसमें सिर्फ एक ही तरीके का हम लेविड यानी कि चार्ज करते हैं। यहाँ पे दो तरीके का हो गया, यहाँ पे एक ही जिसको बोलते हैं दैट इज उसका नाम होता है इंटीग्रेटेड आपका जीएसटी। शॉर्ट में इसको बोलते हैं बच्चे आईजीएसटी है ना। ये जो आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी है ना, ये कब होगा? जब दो स्टेट के लोग इन्वॉल्व होंगे। दो स्टेट का मतलब कि दिल्ली में रहकर मैं मुंबई के कस्टमर को बेच रहा हूँ, तो दिल्ली का अगर मान लो कोई बंदा, कोई बिजनेसमैन मुंबई में कस्टमर को बेच रहा है, तो वहाँ पे ये डिवीजन करना बड़ा टफ हो जाएगा कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट को हम कितना दें, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दें, क्योंकि दो स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इस झगड़े को खत्म करने के लिए मेरे बच्चे यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ एक ही तरीके का टैक्स होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, और ये पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं होता। ये क्या होता है जी? पूरा का पूरा पैसा कहाँ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपने पास इकट्ठा करने के बाद फिर दोनों जो स्टेट है ना, कुछ पैसा अपने पास रखती है, कुछ उस स्टेट को देती है, कुछ उस स्टेट को। अब वो कितना कितना स्टेट को देती है, कैसे कैसे, वो हमारे अकाउंटिंग का विषय नहीं है। वो आपका टैक्स के अंदर में आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे उसके बारे में। यहाँ उसको कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ तो मतलब बनता है बच्चे कि कस्टमर से जब हम कोई पैसा चार्ज करेंगे तो हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, है ना। तो हमें बस उतने तक की बातें समझनी है यहाँ पे। ये तो क्लियर है ना कि जब इंट्रा स्टेट सेल होगा तो यहाँ पे एक ही स्टेट के अंदर में सेल आपका हो रहा है, वहाँ पे दो स्टेट के लोग इन्वॉल्व नहीं है। और जब एक ही स्टेट के अंदर सेल होगा तो जो जीएसटी होता है मेरे बच्चे, उसके दो पार्ट होते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। दोनों मिला के जो अमाउंट बनेगा वही हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। कस्टमर को ये रेट आपका मतलब होता है, इनसे कोई मतलब नहीं होता, बट हमें अकाउंटिंग के लिए दोनों देखना होता है। लेकिन जब सेल आपका इंटर स्टेट हो जाएगा, यानी कि जहां पे जब दो स्टेट के लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे सेल के अंदर में, तो वहां पे हम क्या करते हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी को चार्ज करते हैं। और ये इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी का जो अमाउंट है, ये कंप्लीटली किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यहाँ पे हमारा कोई भी आपका स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली इसमें से कुछ पैसा नहीं मांग सकती। स्टेट गवर्नमेंट के पास आने के बाद वो पैसा क्या होता है कि कुछ पैसा इस स्टेट को, कुछ पैसा उस स्टेट को, कुछ अपने पास रखती है, बट कितना कितना कैसे कैसे वो हमारे अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। हमें बस फर्म के बुक में जिसने जीएसटी कलेक्ट किया, हम उसकी अकाउंटिंग बस यहाँ पे सीखने वाले हैं। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो प्लीज कॉपी कीजिए यहाँ पे। आज की क्लास में पहले मैं इसको लेके बढ़ाऊंगा, फिर अगली क्लास में उसको हम देखेंगे। पहले आज इंट्रा स्टेट सेल की पूरी अकाउंटिंग में आपको सिखाने वाला हूँ, इंट्रा स्टेट सेल की। और इंट्रा स्टेट सेल की अकाउंटिंग को सीखने के लिए मेरे बच्चे आप नया पेज लीजिए, और नए पेज में लिखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग, लिखेंगे आप हेडिंग ऊपर में आपका अकाउंटिंग ऑफ इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब क्या हो गया? ध्यान दीजिए, इंट्रा स्टेट सेल का मतलब कि एक ही स्टेट में हम सेल कर रहे हैं, दो स्टेट के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। और याद रखना, जब भी इंट्रा स्टेट होगा या फिर इंटर स्टेट होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बताएगा कि सेल इंट्रा है कि इंटर है। यहाँ पे मैंने ऊपर में ही मेंशन कर दिया कि मैं पूरी अकाउंटिंग अभी इंट्रा का सिखा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल में मैं इंट्रा लिखूँ या ना लिखूँ, आप ये समझ जाना कि अभी इंट्रा स्टेट सेल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, इसके अंदर में एग्जाम्पल नंबर 1 आपका, एग्जाम्पल नंबर वन। और इस एग्जाम्पल नंबर 1 को ना मेरे बच्चे मैं कुछ इस तरीके से बताना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से। ये हमारा फर्म ए हुआ, ये हमारा फर्म ए आपका हुआ, फर्म ए। बहुत ध्यान से मेरी बात सुना, आपको बहुत मजा आने वाला है। और फिर मेरे बच्चे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या जी, किसका नाम ले लूँ? चलो फर्म बी का, एक फर्म बी यहाँ पे हुआ, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ कि फर्म बी ने यहाँ पे क्या किया? अपने कस्टमर्स, यहाँ पे मैंने कुछ कस्टमर्स को ले लिया, कस्टमर्स को आपका, ठीक है ना। कहता है यहाँ पे, ध्यान देना, पहले समझ लो, उसके बाद वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, क्योंकि मैं बार बार चेंज करूंगा, अभी नहीं पता कि कहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ। सुनिए ध्यान से मेरी बात, मैं क्या करने वाला हूँ। कहता है यहाँ पे आपका पहले कि फर्म ए सोल्ड गुड्स टू फर्म बी फॉर रुपीज, कहता है कि 50,000 में आपने सेल किया। और कहता है कि जीएसटी आपका मान लो इस गुड्स पे जो हम सेल कर रहे हैं इज सपोज दैट कि आपका 12% है, वो 12% है ना। फर्म ए आपका क्या हुआ जी कि 50,000 का गुड्स मेरे बच्चे उसने क्या किया? फर्म बी को बेचा। इसमें कहीं कोई डाउट ना हो कि फर्म ए का कस्टमर कौन है? फर्म बी आपका।
फर्म ए का कस्टमर जो मेरे से सामान परचेज करेगा वही तो मेरा कस्टमर होगा। तो फर्म ए ने क्या किया, बी को आपका निकल गया। अब मेरे बच्चे कहता है कि ये जो आपका गुड्स था, ये फर्म बी जो है ना, मान लीजिए क्या ये क्या है जी, कि ये सपोज दैट कि एक आपका प्रोड्यूसर है, मान लीजिए आपका प्रोड्यूसर आपका है जो ये गुड्स बनाता है, और ये मान लो क्या है जी, ये रिटेलर है। मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ ताकि आपको कहीं कोई क्लियर दिक्कत ना है पूरे कॉन्सेप्ट को कि अकाउंटिंग होता कैसे है। अब जो गुड्स इन्होंने क्या किया था कि इनको बेचा था, अब फर्म बी ने क्या किया कि मेरे बच्चे इसी गुड्स को कहता है कि फर्म बी सोल्ड द गुड्स, उसने गुड्स को सोल्ड कर दिया टू कस्टमर्स। उन्होंने क्या किया, कस्टमर्स को ये गुड्स आपका बेच दिया, कस्टमर्स को बेच दिया। कहता है कि फॉर रुपीज़ मान लीजिए 1,20,000, है ना। ऑब्वियस बात है, ये आपका मैन्युफैक्चरर था, प्रोड्यूसर था, उन्होंने इनको बेचा तो इस सेम रेट पे थोड़े बेचेंगे, इन्होंने क्या कि कुछ और मार्जिन ऐड करके कस्टमर को आगे बेच दिया, है ना, 120। मान लीजिए फिलहाल कि यहाँ भी जीएसटी का जो रेट है, जीएसटी इज आपका सेम, कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे, वो 12%, तो मान लीजिए यहाँ पे 12% होगा। जो भी रेट होगा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है ना। रेट पे कंफ्यूज मत होना कि सर रेट याद करना है कि क्या करना है, आप बस अकाउंटिंग सीखेंगे। तो फर्म बी ने क्या किया, कस्टमर को गुड्स बेच दिया। देखिए अब अकाउंटिंग कैसे होगा मेरे बच्चे। अगर मैं आपको अकाउंटिंग यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे अकाउंटिंग दिखाता हूँ, इन द बुक ऑफ आपका अकाउंटिंग दिखाता हूँ फर्म ए के बुक में, फर्म ए के बुक में अकाउंटिंग कैसे होगा। तो पता है फर्म ने क्या किया, गुड्स सेल किया, किसको सेल किया जी, बी को। तो यहाँ पे फर्म ए बी से पैसा कलेक्ट करेगा, तो क्या करेंगे जी, बी अकाउंट या आपका डेटर्स अकाउंट जो भी कीजिए आप यहाँ पे डेबिट करेंगे, है ना। मान लीजिए वो डेटर लिखता है, डेटर अकाउंट डेबिटेड आपका, बी या डेटर कुछ भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आप बी और डेटर के बीच में कन्फ्यूजन में ना पड़ जाए, इसलिए मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में बी अकाउंट, है ना, बी अकाउंट। तो बी अकाउंट को हमने डेबिट किया। एग्जाम में अगर नाम देगा तो नाम लिख देना, अदरवाइज डेटर्स लिख देना। एंड टू हम क्या बोलेंगे, सेल्स अकाउंट, तो हम क्या बोलेंगे, सेल्स अकाउंट। और फिर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, सेल्स, और उसके साथ साथ कुछ और आप लिखना बंद करेंगे। बहुत ध्यान से पहले मेरी बात सुनना, बताइए फर्म ए ने गुड्स बी को कितने के बेचा, 50,000। तो मेरे बच्चे ये सेल्स अपना जो रिकॉर्ड करेंगे ना, वो कितना रिकॉर्ड करेंगे, 50,000 का हमने सेल किया। और इसके साथ साथ फर्म ने जो सेल किया, तो फर्म का जो मेरे बच्चे आउटपुट था ना, जो अपना जो सेल किया, उस पर उन्होंने जीएसटी इंपोज किया। तो हम क्या बोलेंगे, उस जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर वो इंट्रा स्टेट सेल है तो इंट्रा स्टेट, एक हमने क्या बोला, अभी लिखना नहीं, सुन लो ध्यान से, एक हमने बोला यहाँ पे CGST, है ना, और एक हमने क्या बोला, टू आपका SGST अकाउंट, ये हम यहाँ पे लिखेंगे आपका। और इस CGST और SGST के साथ साथ ना यहाँ पे क्या करना, आप ऐड कर देना आउटपुट। थोड़ा सा होश ना हो जाए, इसलिए थोड़ा और क्लियरिटी लेकर आता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ क्या जी, टू हमने कहा आउटपुट CGST, और यहाँ बोला टू हमने आउटपुट SGST। अब सर ये आउटपुट क्यों लगा दिया आपने, छोड़ो ना, अभी आउटपुट आपका विषय नहीं है, आउटपुट क्यों लगाया वो बात की बात है। आप बस इतना देखो कि हमने बी को हमने सेल किया ना बच्चे 50,000 का, बोलो ना हाँ। इस 50,000 पे जीएसटी कितना है, 12%। अगर वो इंट्रा स्टेट सेल होगा तो क्या 12% पूरा का पूरा एक ही के पास जाएगा कि दो पार्ट में डिवाइड होगा, सर दो पार्ट में डिवाइड होगा। क्या वो आपका हाफ होगा, इक्वली होगा, यस। तो 6% 50,000 का यानी कि 3,000 का अमाउंट कहाँ चला जाएगा जी, जीएसटी का, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 3,000 कहाँ चला जाएगा आपका यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास। यानी कि टोटल पैसा हमें डेटर से कितना कलेक्ट करना होगा, 56,000 का अमाउंट। ये एंट्री क्या हुआ, फर्म ए ने अपने बुक में पास किया। फर्म ए ने क्या किया, अपने बुक में पास किया। और फर्म ए क्या करेगा मेरे बच्चे, वो कहेगा कि ये तो मेरा सेल है, ये तो मेरा सेल है 50,000 का, और ये पैसा मुझे क्या करना है, गवर्नमेंट को देना है। ये पैसा किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। तो पता वो क्या बोलेगा, ये 50,000 लिख देता हूँ ऐसे ही, आपको एग्जाम में नहीं लिखना बट अभी लिख के रख लो ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो समझने में। ये जो सेल हुआ ना, ये पैसा किसका है जी, टू द फर्म, ये पैसा तो फर्म का है, ये फर्म का है। और ये जरा बताओ, ये जो 3 + 3 6,000 जो फर्म ने कलेक्ट किया, वो फर्म का अपना है या गवर्नमेंट को देना है।
मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरा बताओ कि जो हम 20 से 56,000 का अमाउंट चार्ज करेंगे, उस 56,000 में हमने 50,000 तो फर्म का है जितना मेरा सेल प्राइस था, और बाकी 6,000 जो 20 से मुझे लेना है वो किसको देना है? किसको देना है सर? गवर्नमेंट को देना है। तो ये जो पैसा आपको गवर्नमेंट को देना है ना बच्चे, ये क्या हुआ कि एक तरीके से लायबिलिटी हो गया, लायबिलिटी हो गया है ना, लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ये फर्म की लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा क्या करना है जी, हमें गवर्नमेंट को देना है। और मैं आपको बता दूं, आप पढ़ेंगे टैक्स के अंदर में या पढ़ चुके होंगे जो भी, कि उसमें होता क्या ना कि वो जो टैक्स का जो जीएसटी कलेक्शन होता है ना, यानी कि हमने सेल किया गवर्नमेंट को दे दिया, सेल किया गवर्नमेंट को दे दिया, ऐसा नहीं होता। वो मंथली बेसिस पे हिसाब होता है, मंथली बेसिस पे, कुछ लोग क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं। तो मैंने कहा ना, हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं ना कि हम वहाँ पे टैक्स के अंदर में जा रहे हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि अभी क्या होगा कि हम कस्टमर से 56,000 का अमाउंट लेंगे, 56,000, उस 56 में 50,000 अपना सेल मानेंगे, और बाकी 6,000 फर्म की मेरे बच्चे ये लायबिलिटी है, ये फर्म की लायबिलिटी है कि क्या करेंगे जी, वो हम उनको पे करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो हमने क्या किया, उसको एज ए लायबिलिटी रख दिया कि ठीक है जी, और उसको हमने नाम क्या दिया, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट आपका एसजीएसटी। अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ आउटपुट क्यों लगाया, उसका रीजन है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं आगे आपको समझाता हूँ। यहाँ तो कोई डाउट आपको नहीं सर? अब मेरे बच्चे, जब यहाँ पे ए ने ये सेल की एंट्री किया ना, तो अब मैं इस एंट्री को दिखा रहा हूँ इन द बुक ऑफ क्या, बी, मतलब अब फॉर्म बी के बुक में एंट्री दिखा रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इन द बुक ऑफ फॉर्म बी अब क्या एंट्री बनेगा, फॉर्म बी क्या एंट्री करेगा। फॉर्म बी पहली एंट्री जो करेगा, इन्होंने सेल किया तो हमने क्या किया, उसको परचेज किया, तो मैं उसको परचेज करने की एंट्री करूंगा, है ना बच्चे। इन्होंने सेल किया तो मैं क्या करूंगा जी, परचेज करूंगा, मैं परचेज करने की एंट्री करूंगा। और यहां पे मैं पता क्या बोलूंगा कि देखो जी, एक तो जो हमने परचेजेज किया वो हमारा एक्सपेंस है, परचेजेज अकाउंट को हम यहां पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, है ना। फर्म बी क्या करेगा, एक तो परचेज करने की एंट्री करेगा। इसके बाद मेरे बच्चे जरा बताओ, फर्म बी कितने का गुड्स परचेज किया, आपने 50 का सेल किया था ना, ये देखो 50, तो हम इसको क्या करेंगे, 50,000 पे ही परचेज करने की एंट्री करेंगे। आपने जितने का सेल किया उतने का। अभी कृपया करके दिमाग में इफ और मत लेके आना, क्योंकि अभी अब सीख रहे हो, फर्स्ट टाइम दिमाग को मेरे साथ चलने दो, जैसे जैसे मैं लेके चल रहा हूँ। बिलीव कीजिए, आज जब आपकी क्लास खत्म होगी ना, एक एक कॉन्सेप्ट हीरे के रूप में बन के आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं हटने वाला। हमने तो बोला कि भैया हमने सेल की एंट्री 50 से की, तो हम क्या करेंगे जी, 50,000 परचेज की एंट्री करेंगे। इन्होंने कहा कि हमें जीएसटी लेना है, तो हमें क्या करना होगा, वो जीएसटी भी पे करना होगा, है ना। इन्होंने अगर जीएसटी लेना है तो हमने क्या करना है, जीएसटी भी पे करना होगा। तो परचेज को डेबिट करूंगा, और डेबिट करूंगा क्या, सीजीएसटी अकाउंट। हमने ये भी पे करना है कितना जी, 3,000 का अमाउंट। हमें और क्या पे करना है, एसजीएसटी अकाउंट आपका हमें पे करना होगा कितना जी, 3,000 का अमाउंट आपका, 3,000। और ये टोटल अमाउंट मुझे किसको देना है जी, किसको देना है, अपने क्रेडिटर को, अपने क्रेडिटर को हमने पे करना है। तो या तो क्रेडिटर लिखिए, सप्लायर लिखिए, या फिर उस बंदे का नाम जिससे परचेज किया, यानी कि ए अकाउंट। कितना आपका हो गया, 56,000, है ना बच्चे। तो हमने बोला कि ठीक है जी, 56,000 रुपीज़ हमें क्रेडिटर को पे करना है। उसमें से जो हमारी गुड्स की जो एक्चुअल कॉस्ट है ना, वो आपका 50,000 है, और 6,000 आपका जीएसटी है, जिसमें सीजीएसटी 3 है, और एसजीएसटी कितना है आपका 3,000। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, ध्यान देना, आपने अपने जीएसटी के साथ क्या यूज किया था, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट। इसको फर्म बी ना अपने बुक में बोलेगा इनपुट सीजीएसटी, और ये बोलेगा आपका इनपुट एसजीएसटी आपका। सर ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, वो उसको आउटपुट कह रहा है, आप इसको इनपुट कह रहे हो, ये तो सर अकाउंटिंग हमारे दिमाग में नहीं बैठ रही। अरे बैठेगी बदमाश, मैंने कहा ना 5 मिनट समय तो दो, नई चीज़ सीख रहे हो, नई चीज़। अभी आज ही आपको मैं मास्टर बनाऊंगा इस चैप्टर का, आज ही मास्टर बनाऊंगा, कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, थोड़ा समय तो दो बदमाश। बस हमने इतना ही तो कहा कि फर्म ए ने अगर फर्म बी को सेल किया है, फर्म ए ने फर्म बी को सेल किया, तो फर्म ए क्या करेगा कि भैया हमें बी से 56 लेना है, उसमें से हमारा सेल 50 है, और 6,000 हमारा क्या हो जाए, जीएसटी का हो गया। इन्होंने आउटपुट क्यों लिखा अभी मैंने आपको नहीं बताया, इन्होंने इनपुट क्यों लिखा अभी मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन चलो एक छोटा सा मैं हिंट दे दूं कि कब कोई आउटपुट कहेगा, कब कोई इनपुट कहेगा। एक हिंट देता हूं, बाकी डिटेल में आपको समझाऊंगा।
जब आप सेल करते हो ना, जब सेल करते हो तो सेल क्या करते हो, अपना आउटपुट, अपना प्रोडक्ट। तो जब आप सेल करोगे ना, तो सेल के टाइम पे हम क्या करेंगे, आउटपुट लिखेंगे, क्योंकि हमारे आउटपुट पे हमारा जो सेल हुआ, हमारा जो प्रोडक्ट है, हम उस पर जीएसटी इंपोज कर रहे हैं। तो जब भी कोई बंदा सेल करेगा तो क्या, आउटपुट। अब देखो, जो इन्होंने सेल किया वो आपका क्या है, इनपुट है, वो आपका रॉ मटेरियल है। आप शायद भूल गए कि हम रॉ मटेरियल को इनपुट भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा शायद बचपन में, इकोनॉमिक्स में, 11वीं 12वीं क्लास में रहे होंगे, पता नहीं कब। तो इनपुट मतलब क्या, रॉ मटेरियल। तो बस खत्म हो गया। अब मैं कहाँ, आप उसको आउटपुट कह दो, मैं अपना इनपुट कह दूंगा। मैं कह दूंगा कि भैया 50,000 का हमने परचेज किया, परचेज हमारा क्या, इनपुट है, रॉ मटेरियल है, तो उसके साथ जीएसटी के साथ क्या लगा दूंगा, इनपुट लगा दूंगा। इतना तो कम से कम समझ लो बच्चे, अभी बदमाश। मैं आगे भी पूरा डिटेल लेकर आऊंगा ना, और 56,000 का अमाउंट, खत्म हो गई बात, आपका खत्म हो गई, एक एंट्री कंप्लीट हो गया। लेकिन इनको 2 एंट्री पास करना है, एक परचेज का और दूसरा क्या जी, सेल का। तो अब ये सेल की एंट्री पास करेंगे। देखो ये सेल की एंट्री क्या पास करेंगे। जब ये सेल करेंगे तो इन्होंने गुड्स कितने बेच दिया, आपका 120 प्लस जीएसटी के ऊपर में। तो सेल किया हमने कस्टमर को, हम क्या बोलेंगे जी, अब हमने सेल किया तो हम डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो भी सेल करेगा वो क्या करेगा, आपका डेटर्स को डेबिट करेगा। सेल किया तो हमारा डेटर्स अकाउंट डेबिट हो गया, है ना। सेल यानी कि हमने डेटर्स अकाउंट डेबिट किया। एंड टू हमने क्या बोला, सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। और अगेन आप सेल कर रहे हो ना, तो जब भी आप सेल करोगे, जब भी आप सेल करोगे तो क्या बोलोगे, मेरा गुड्स बिक रहा, आउटपुट बिक रहा। इनपुट नहीं बिकता, इनपुट रॉ मटेरियल होता, आउटपुट प्रोडक्ट मेरा बिक रहा है। और जब भी कोई भी मेरे बच्चे जब सेल करेगा तो जीएसटी जो हम कस्टमर से चार्ज करेंगे, हम क्या करेंगे जी, आउटपुट लगाएंगे। यानी कि आप बोलोगे टू आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। और हमने बोला टू आउटपुट, हमने बोला टू आउटपुट क्या जी, एसजीएसटी अकाउंट आपका, ये हमने यहाँ पे लिखा आपका। तो अब मुझे बताइए कि आपने सेल कितने में किया, 120 में। हमने कहा कि ठीक है जी, 1,20,000 का अमाउंट आप यहाँ पे सेल्स के रूप में रिकॉर्ड कर दीजिए। जीएसटी का रेट यहाँ पे कितना, 12%। तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 6% स्टेट गवर्नमेंट का। आप मुझे बताइए 120 का 6% कितना होता है। 1,20,000 का अगर 6% निकालते हैं, 7,200 ये निकल के आया, और 72 आपका ये निकल के आया। तो फिर बच्चे 120 प्लस ये आपका कितना अमाउंट निकल के आ गया, 1,20,000 प्लस ये अमाउंट आपका निकल के आ गया 1,34,400 रुपीज़ का अमाउंट आपका। बस खत्म हो गया। हमने सेल शिप किया था तो सेल की एंट्री पास किया, हमने परचेज किया और सेल किया तो परचेज करते समय परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज यानी कि हमने इनपुट लिया तो जीएसटी के साथ इनपुट लगा देंगे। एंड टू परचेज की एंट्री की जैसे करते हैं, सेल के साथ हमेशा क्या करेंगे, आउटपुट की एंट्री लगा देंगे। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। फिर ये गुड्स, अब कस्टमर, तो अब ये तो कोई फर्म थोड़े है, ये तो कस्टमर है आपके मेरे जैसे। तो हम थोड़े कोई बुक में रिकॉर्ड करेंगे जी गुड्स हमने खरीदा और खा पी के सब खत्म कर दिया, बस खत्म हो गई। हमने इनकी अकाउंटिंग सीख लिया, इनकी अकाउंटिंग सीख लिया। मेरे बच्चे फर्म बी को एक एंट्री और पास करना होगा, आपको मजा आएगा। सुनो तो मेरी बात, देखो फर्म बी की अकाउंटिंग दिखाते हैं। एक एंट्री आपका ये हो गया, दूसरा एंट्री हमारा ये हो गया। अब तीसरा एंट्री मैं दिखाता हूं यहां पे क्या निकल गएगा फॉर्म बी के बुक में। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। पता है फर्म बी जब सेल किया उसने, अब इसको हटाओ, इसको देखो। फर्म भी ना, या एक काम करें, अगला क्वेश्चन। इतने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कहीं मुझे डर लग रहा कि कहीं आपको ऐसा लगे कि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक है। मैं इस कॉन्सेप्ट को तोड़ के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इतना तो मेरे बच्चे क्लियर है ना कि जब हमने कुछ परचेज किया, तो जब हमारे पास परचेज होगा, जब हम परचेज करेंगे तो हमने क्या किया, हमने बोला वो हमारा इनपुट है, तो उसके साथ जीएसटी को भी क्या बोलेंगे, इनपुट कहेंगे। और जब हमने सेल किया तो हमने क्या बोला, सेल किया यानी कि क्या बेचते हैं, आउटपुट, तो जीएसटी के साथ क्या आउटपुट लगा देंगे और बात खत्म। ये बस इतना समझ लो, इसके आगे कुछ और भी कहानी होगी। मैं जानता हूं कि अभी दिमाग में कई सारे सवाल आपके चल रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे आज क्लास का तो अंत तो होने दो। अभी आप नई चीज़ सीख रहे हो ना, पहली बार सीख रहे हो ना, थोड़ा समय तो दो। अभी देखो कितना अच्छा समझाऊंगा। फर्म ए का बुक में सिर्फ एक एंट्री हुआ, फर्म बी के बुक में 2 एंट्री हुआ। अब आगे से मैं क्या करूंगा, सिर्फ फर्म बी के लिए अकाउंटिंग करूंगा, यानी कि वो आदमी जो परचेज भी करता, सेल भी करता। क्योंकि कल को आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, मैं अपनी बात करता हूँ, सीओसी की बात करता हूँ, तो मेरे बच्चे सीओसी क्या करता है, पता है सीओसी क्या कर रहा है, मेरे पास कई चीज़ें परचेज होती है,
खर्चे होते हैं, खर्चे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ जी कि मैं रेंट पे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मान लो कि यहाँ पे आपका हमारे पास कई सारे ये जो आपके ऐसे ये चीज़ें खरीदे जाते हैं, हम लोग आपका यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कराते हैं, बहुत तरह के खर्चे होते हैं, बहुत तरह के खर्चे होते हैं। और फिर इन खर्चों को करने के बाद हमारा प्रोडक्ट बनता क्या, हमारा वो क्लासेज, और फिर क्लासेज क्या होते हैं कि सर्विस जो आपका है वो कस्टमर को बेचे जाते हैं। तो क्यों ना मैं उसका एग्जांपल लूं जो परचेज भी करता, सेल भी करता, जहां पे बहुत अच्छी तरीके से अकाउंटिंग आएगी। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इस पूरे डायग्राम की कॉपी कीजिए। फर्म ए के बुक में हमने एंट्री दिखाया, फर्म बी के बुक में एंट्री दिखाया। अभी बस आपको हमने इनपुट, हमने अभी तक क्या समझाया, अरे बोलो हमने अभी तक क्या समझाया। हमने तो सिर्फ ये बताया कि भैया अगर आपको अकाउंटिंग करना होगा तो सेल्स को पहले ये देखो कि इंट्रा हो रहा है कि इंटर स्टेट हो रहा है। अगर वो इंट्रा स्टेट होगा तो उस केस में क्या करेंगे, जितना भी जीएसटी का अमाउंट होगा अकाउंटिंग करने के लिए उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपका ये सीजीएसटी एसजीएसटी में रेट किस रेट से डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ। जो भी रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा हाफ हाफ में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। रेट आपको याद नहीं रखना। उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लो कि फर्म बी के लिए बोल रहा हूँ, फर्म बी परचेज करेगा, इनपुट परचेज होता है तो हम जीएसटी के साथ क्या लगाएंगे, इनपुट लगाएंगे। उसने सेल किया, आउटपुट होगा तो जीएसटी के साथ क्या लगाएंगे, आउटपुट लगाएंगे। बस इतनी ही बातें बताइए। इसका भी लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जितने स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं उसमें उतना एक स्ट्रॉन्ग दुनिया का कोई भी इंसान नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर में आइए, 2 के ऊपर में एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि आपका मेक जर्नल एंट्रीज, लिखिए आप यहाँ पे मेक जर्नल एंट्रीज, मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ आपका सीओसी। मान लो सीओसी जो कि एक फर्म है जिसके बुक में आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं, उनके बुक में आपको एंट्रीज करना है। कहता है मेरे बच्चे सीओसी के लिए, आपका यहाँ पे सीओसी के लिए कहता है कि आपका मान लो मैं ये भी लिख दूँ क्या, फॉर द मंथ ऑफ आपका ले लो, देता हूं आपका सपोज दैट सितंबर, एक महीने की मैं इनकी अकाउंटिंग आपको दिखाना चाहता हूँ, एक महीने का, सिर्फ एक महीने का है ना। वो आपको एग्जाम में डेट बताएगा, कुछ चिंता नहीं करना। मान लो कहता है कि सितंबर में 18 सितंबर को, लिखिए आप यहाँ पे 18 सितंबर को कहता है कि फर्म यानी कि सीओसी परचेज्ड रॉ मटेरियल, मान लो ये आपका गुड्स बना के बेचता है, अभी हम बात सर्विसेज का नहीं कर रहे हैं, मान लो गुड्स में डील करता है, तो फर्म परचेज रॉ मटेरियल कहता है कि कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख है ना, 2 लाख का। और कहता है कि जीएसटी रेट मेरे बच्चे मान लीजिए आपका यहाँ पे 18% है, 18% है ना। ये आपका कब का बता रहा है, 18 सितंबर का। फिर कहता है कि आपका 27 सितंबर को, या एक मिनट, 18 सितंबर चलो ठीक है, 28 सितंबर को कहता है इस बार कि फर्म फर्म ने यहाँ पे परचेज किया। अगेन कहता है कि रॉ मटेरियल, फिर से रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज, कहता है कि कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख रुपीज का परचेज किया। और कहता है कि उस पे जो आपका जीएसटी रेट है, वो आपका 18% है। सर किसी पे सॉरी 12%। सर 2 तरीके का रेट, हाँ मेरे बच्चे। अरे मान लो मैं कुछ बनाता हूँ, मान लो सपोज दैट ये बनाता हूँ, तो इसके लिए प्लास्टिक चाहिए, इसके लिए चिप चाहिए, इसके लिए वायर चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो किसी रॉ मटेरियल पर रेट आपका 18% है, किसी पे 12% है, किसी पे 5% है, क्या फ़र्क पड़ता है। जो भी रेट होगा क्वेश्चन आपको बताएगा, आपको चिंता नहीं करना, आपको बस एंट्री करना सीखना है ना। 28 को कहता है कि हमारा ये निकल गया। फिर मेरे बच्चे 30 सितंबर को अगेन कहता है कि फर्म ने अगेन परचेज किया, फर्म परचेज आपका मैं ले लेता हूँ इस पर क्या जी, फर्म परचेज आपका मशीन ले लो आप, मशीन परचेज किया। मशीन आपका एसेट होता है ना, कोई बात नहीं, हमने क्या किया, मशीन परचेज किया। फर्म परचेज मशीनरी फॉर रुपीज़ 5 लाख। जो मशीन हमने परचेज किया ना बच्चे, या मान लो 6 लाख रुपीज़ कर दो, फिगर मैच ना करे इसलिए 4 रुपीज़ 6 लाख। और कहता है कि इस पे आपका जो जीएसटी है, जीएसटी वो कहता है कि एज मान लीजिए आपका यहाँ पे कितना ले लो, मान लीजिए 28% है, 28%, कुछ भी होगा क्वेश्चन बताएगा,
है ना। आपको क्या करना है कि आपको एंट्रीज पास करना COC के बुक में फॉर द मंथ ऑफ सितंबर में 3 परचेज हुआ, हम उसकी एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए जरा मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, मैं इसी पेज पर दिखाना पसंद करूँगा। और मेरे बच्चे पहला सॉल्यूशन आप लीजिए 18 सितंबर आपका है ना, 18 सितंबर किसके बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, इन द बुक ऑफ COC। ये एंट्री सारी इन द बुक ऑफ COC हो रही है, बस COC के बारे में आपको सोचना है और कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे COC ने परचेज किया तो क्या करेंगे, अगर आपने गुड्स परचेज किया तो वी राइट यहाँ पे परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, परचेजेज अकाउंट आपका डेबिटेड है ना। परचेज किया, कितने का गुड्स परचेज किया, 2 लाख रुपये। आप मुझे बताइए कि अगर मैंने 2 लाख रुपये का गुड्स परचेज किया तो क्या जिससे परचेज किया, मान लो नाम नहीं बता रहा, मतलब क्रेडिटर, क्या उस क्रेडिटर को जो मैं पेमेंट करूंगा, क्रेडिटर या सप्लायर को, क्या मैं 2 लाख का ही पेमेंट करूंगा, नहीं सर। अगर आपने लिख दूं मैं यहाँ पे फर्म परचेज रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 2 लाख कर दो आप यहाँ पे ऑन क्रेडिट। अभी सारी बातें मैं क्रेडिट पे लेके चल रहा हूँ, ऐसे क्रेडिट कैश में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्म परचेज रॉ मटेरियल कॉस्टिंग कितना ऑन लिख लो यहाँ पे कैश बेसिस, ये कैश पे आपने परचेज किया, ठीक है ना। और फर्म ने परचेज किया मशीनरी फॉर कैश, ले लीजिए यहाँ पे, ये भी कैश पे लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कैश से कुछ दिक्कत नहीं, मेन चीज आइए। अगर फर्म ने रॉ मटेरियल परचेज किया मेरे बच्चे 2 लाख रुपए का ऑन आपका क्रेडिट, तो परचेज को हमने डेबिट किया 2 लाख रुपए। लेकिन मुझे बताओ कि क्या मैं सिर्फ 2 लाख ही क्रेडिटर को पे करूंगा, नहीं सर, GST भी पे करना होगा, तो GST भी मैं यहाँ पे खर्च के रूप में दिखाऊंगा। और सुनो मेरी बात, GST में पे कर रहा हूँ किस पे जी, अपने रॉ मटेरियल के ऊपर में, तो मैं क्या करूंगा, उसके साथ यहाँ पे लगाऊंगा इनपुट। मैं क्या लगाऊंगा, इनपुट। इनपुट आपका CGST, इनपुट CGST अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, और जी दूसरा आपका इनपुट SGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, ठीक है ना, एंड टू क्रेडिटर अकाउंट। तो 2 लाख का परचेज किया, मुझे बताओ कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, कितना स्टेट के पास, हाफ हाफ। रेट कितना क्वेश्चन में बता रहा है, 18%, तो 18 का हाफ कितना होता है, 9%। 2 लाख का 9% कितना हो गया, ये हो गया 18,000 का अमाउंट। तो 18,000 का अमाउंट आपका ये हो गया, 18,000 का अमाउंट आपका ये हो गया। तो मेरे बच्चे क्रेडिटर्स को आपका 2,36,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है, आपने परचेज किया 2 लाख रुपीज का, 18 और 18 36,000 रुपीज का उसमें GST लगा, तो टोटल अमाउंट क्या है जी क्रेडिटर्स को। और फिलहाल आप इतना ही जानते हैं कि अगर मैं कुछ परचेज करूंगा ना बच्चे, कुछ भी परचेज किया तो मैं क्या उसके साथ इनपुट लगाऊंगा। याद कैसे रखना कि यार परचेज किया वो हमारा इनपुट है, हम उसको बिजनेस में यूज करेंगे तो हम उसके साथ इनपुट लगा देंगे। इनपुट का एक और भी लॉजिक है, बेस्ट लॉजिक, वो आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको याद करा रहा हूं ना। ये 18 सितंबर की एंट्री हो गई। इसके बाद मेरे बच्चे आइए 28 सितंबर की। 28 सितंबर को इस बार फर्म ने गुड्स परचेज किया ऑन कैश बेसिस, तो कोई बात नहीं, एक तो आप यहाँ पे परचेजेज अकाउंट को आप डेबिट कीजिए, परचेजेज अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। नो डाउट कि परचेज किया, अगेन हम इसके साथ क्या लगाएंगे जी, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, फिर आप लगाएंगे यहाँ पे इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड। सर एग्जाम में अगर इनपुट ना लगाऊं तो कुछ गलत होगा, फिर बच्चे सारे सपना चकनाचूर, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसी इनपुट आउटपुट पे तो अकाउंटिंग टिका हुआ है। वही तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप क्यों फालतू में दिमाग में उल्टे सीधे भी सवाल लेके आ रहे हो। अरे अपने संतोष सर के साथ चलो ना, मैं आज वो आपको तराशा व हीरा बनाना चाहता हूं जो GST के अकाउंटिंग पे मास्टरी करने वाला है। आओ तो मेरे साथ। तो परचेज अकाउंट डेबिट किया, और हमने जब भी परचेज किया तो हम क्या मानेंगे, वो हमारे एक तरीके से इनपुट है, तो हमने सबके साथ इनपुट लगा दिया। और कैश में ना तो 2 कैश अकाउंट या 2 बैंक अकाउंट, आपकी मर्जी है ना, 2 कैश या 2 बैंक, आपकी मर्जी, कुछ भी लिखिए। तो मुझे बताइए मैंने कितना परचेज किया जी, 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पे परचेज किया है। एक तो ये लिखा, हमने GST कितना पे कर दिया, 12% यानी कि 6, तो 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 18,000। यहाँ भी कितना, 18,000 का अमाउंट। तो टोटल कितना हो गया, 3,36,000 का हमने क्या क्या होगा, परचेज किया होगा। मतलब जिससे भी रॉ मटेरियल हमने परचेज किया होगा उसको टोटल कितना पे किया होगा, 3,36,000, जिसमें से रॉ मटेरियल कॉस्ट हमारा इतना है, बाकी इतना अमाउंट GST आपका है। इसके बाद मेरे बच्चे आप आइए 30 सितंबर को, 30 सितंबर की एंट्री करते हैं। आपने क्या परचेज किया, मशीन। जब भी आपने मशीन परचेज किया तो मशीन हमारे पास आया, मशीन हमारा एसेट होता है, बढ़ना डेबिट किया आपने।
आप बस इतना ध्यान रखना कि अगर मैंने मशीन भी परचेज किया मेरे बच्चे तो बिजनेस में यूज करूंगा ना। तो ऐसे ही मतलब कि मैं इनपुट रिकॉल करने का आपको दिमाग में तरीका बता रहा हूं कि कैसे इनपुट हम ध्यान में रखेंगे कि एंट्री में इनपुट यूज होने वाला है। आप बोलना मशीन में क्या, बिजनेस में यूज होगा, प्रोडक्शन में यूज होगा, उससे प्रोडक्शन करेंगे, वो भी हमारे लिए इनपुट है। तो आप इसके नाम से भी क्या करेंगे, इनपुट। इनपुट आपने बोला CGST अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, आप डेबिट करेंगे यहाँ पे इनपुट SGST अकाउंट। सर एक सवाल है, अभी नहीं बदमाश लिखो तो अभी आपका। एंड 2 आपने क्या बोला यहाँ पे, 2 आपने बोला कैश में ना, तो 2 कैश या 2 बैंक कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी पेमेंट किया होगा। मशीन हमने परचेज किया 6 लाख का, 6 लाख रुपीज़ को आप यहाँ लेकर आइए। और आपने मेरे बच्चे 28% GST है तो 14% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि 6 लाख का 14% आपका आ गया 84,000। 84 आपका ये हो गया, 84 आपका यहाँ पे ये हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका इंटू 2 ये प्लस आपका 6 लाख रुपीज़ का अमाउंट, ये आ गया 7,68,000 का अमाउंट आपका। लीजिए एंट्री कंप्लीट हो गई। कहाँ कोई दिक्कत है, कहाँ कोई दिक्कत है? हमने तो एक ही बात सिखाया कि कसम खा लो आप, जब भी आप कुछ परचेज करोगे, जब भी परचेज कर रहे हो तो हमने ध्यान में क्या बोला, परचेज किया, अच्छा मतलब इनपुट या आउटपुट के चक्कर को खत्म कर रहा हूँ, परचेज किया उसको बिजनेस में यूज करूंगा, एक तरीके से इनपुट हो गया, इनपुट GST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, यही तो बोल रहा हूँ बदमाश, यही तो बोल रहा हूँ, और ये काम खत्म हो गया। तो हम आपको अकाउंटिंग सिखा रहे हैं, अकाउंटिंग कैसे हो रहा है, ये काम पूरा हुआ। एक सवाल आपका हो सकता है दिमाग में आया कि सर आपने तो लिखाया था पहले आपका फर्स्ट लाइन में कि जो GST आपका होता है ना, GST आपका लेवी करते हैं ऑन एवरी सेल, हर एक सेल के ऊपर में। तो जब हर एक सेल पे GST होगा तो फिर आप यहाँ पे परचेज पे GST क्यों दिखा रहे हो सर, परचेज पे क्यों दिखा रहे हो? ये तो इन्होंने परचेज किया फिर GST क्यों आ रहा है? अरे बदमाश, इसी सवाल को खत्म करने के लिए तो मैंने यहाँ पर रखा था कि जो चीज़ आप परचेज कर रहे हो वो कोई ना कोई सेल किया है तो सेल पे ही GST लग रहा है, GST सेल पे लग रहा है। आपने सेल किया था तो आपने वहाँ पे क्या किया जी, GST लिया, तो जब इन्होंने GST लिया तो आपने क्या किया, पे क्या होगा, आप उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे GST हमेशा लेवी करते हैं, गवर्नमेंट किस पे चार्ज करे, जो सेल कर रहा है। यहाँ पे कौन सेल कर रहा है, फर्म A सेल कर रही है तो फर्म A से इतना GST कलेक्ट किया जाएगा। फर्म B कितना सेल कर रही है इससे, तो फर्म B से कितना कलेक्ट किया जाएगा, ये GST कलेक्ट किया जाएगा। तो है तो वही चीज़, बट एक ने सेल किया तो दूसरे ने परचेज किया ना, एंट्री तो दोनों के बुक में होगा, एंट्री तो करना पड़ेगा, ये कौन सा बड़ी बात। तो ये भी काम हमने ख़त्म किया, ठीक है। मैं थोड़ा और आपको आगे लेके चलना चाहता हूँ, बट मुझे ये इनपुट आउटपुट का जो कन्फ्यूजन है ना वो दिमाग से पहले ख़त्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे यहीं पे परेशान होते हैं कि यार इनपुट है कि आउटपुट है। वो आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे विश्वास है इनपुट को लेकर आपका। आपने कसम खाया कि कुछ भी परचेज करूँगा तो मेरा दिमाग क्या बोलेगा, अच्छा उसको मैंने बिजनेस में यूज किया होगा, वो मेरा इनपुट है एक तरीके से, उसके साथ इनपुट GST लगा दूंगा, ठीक है ना। अब आइए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल 2 बता दिया, अब 5वां लिखेंगे यहाँ पे आप, मतलब कि एग्जाम्पल 3 लिखेंगे, एग्जाम्पल 3, और कहता है कि मेक एंट्रीज इन द बुक ऑफ फर्म। मान लो फर्म के बुक में एंट्री कर रहे हैं, फर्म कोई भी फर्म, मान लो फर्म का नाम A है, आपका एंट्रीज करना हमने, ठीक है ना। फॉर द मंथ ऑफ आपका कौन सा लो, चलो अक्टूबर ले लीजिए, कोई भी मंथ हो, ऐसे मैं लिख रहा हूँ जनरली आपको बताने के लिए कि मैं मंथ वाइज एंट्री कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। कहता है कि 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर, कहता है कि फर्म सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। मेरे बच्चे क्रेडिट पे हमने क्या किया, गुड्स सेल किया फॉर रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए में। फर्म ने गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट पे 2 लाख रुपए पे, और कहता है कि आपका GST रेट आपका यहाँ पे सपोज दैट आपका 12% है। मुझे बताओ ये जो GST कौन सा है, इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? सर आपने अभी कुछ देर पहले बोला था कि हम इंट्रा स्टेट की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इंट्रा स्टेट मानते हुए हम अकाउंटिंग करेंगे। एग्जाम में आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, अभी दिखाऊंगा कैसे बोलेगा, वो साफ शब्दों में बोलेगा कि भैया इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, आपको चिंता नहीं करना, फिलहाल अभी आपका ये नहीं कर रहा है। फिर कहता है कि आपका मान लीजिए 12 अक्टूबर को कहता है कि फर्म सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 5 lakhs, कहता है कि ऑन कैश बेसिस,
मान लीजिए कैश बेसिस पे गुड्स बेचा, कैश बेसिस, और मान लो यहाँ भी आपका जीएसटी रेट आपका यहाँ पे सपोज दैट चलो 12% ही ले लो। सर क्यों आप कुछ और रेट क्यों लिख रहे थे? वो पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? अरे एक फर्म दो तरीके के गुड्स बेचती है, वो इसको भी बेचती है, इसको भी बेचती है, इस पे जीएसटी का रेट अलग है, इस पे जीएसटी का रेट अलग है। क्यों झगड़ा करते हो? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कहा ना यहाँ हमारे लिए झगड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन खुद बताएगा कि रेट आपका क्या है। और फिर मान लो चलो और थोड़ा गंदा बनाता हूँ, 15 अक्टूबर की एक एंट्री दिखाता हूँ। कहता है कि फर्म सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 6 lakhs, जीएसटी रेट आपका कहता है कि मान लीजिए 12% है, 12%, कहता है कि हाफ ऑफ द सेल वाज ऑन कैश बेसिस, आधा सेल कहता है कि कैश पे है, एंड रिमेनिंग ऑन क्रेडिट। मेरे बच्चे सेल वो कैश पे हो रहा है, क्रेडिट पे हो रहा है, उससे जीएसटी को कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जीएसटी जिस तरीके से निकालते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से निकालिए। इनपुट होगा जब हम कुछ परचेज करेंगे, और जब भी हम सेल करेंगे तो हम सेल क्या करते हैं? आउटपुट। तो हम उसके साथ क्या करेंगे? आउटपुट लगाएंगे। लेकिन इस इनपुट आउटपुट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो, थोड़ा सा सब्र करो, अभी आधे घंटे के अंदर मैं वो भी क्लियर करने वाला हूँ। फिलहाल आइए, आपको एंट्रीज पास करना है, तो सोल्यूशन में मेरे बच्चे एंट्रीज कर रहे हैं यहाँ पे इन द बुक ऑफ फॉर्म, आपका फॉर्म के बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना। पहली एंट्री, फर्म ने क्या क्या गुड्स सेल किया। जब फर्म ने सेल किया क्रेडिट पे, तो एक तो हम क्या करेंगे? डेटर्स को डेबिट करेंगे, है ना। नाम बताया तो नाम लिखना, अदरवाइज डेटर्स अकाउंट डेबिटेड। और हम क्या बोलेंगे जी? टू सेल्स अकाउंट। लेकिन याद रखना, हमें सिर्फ डेटर से यही पैसा नहीं कलेक्ट करना, हमें डेटर से ये भी पैसा कलेक्ट करना है, और इसके साथ साथ आउटपुट सीजीएसटी का पैसा कलेक्ट करना है। हमें पैसा कलेक्ट करना है टू आउटपुट आपका एसजीएसटी का पैसा कलेक्ट करना है ना, ये कलेक्ट करना है आपका, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे जरा सुनो ध्यान से। हमने कहा कि 2 lakhs का हमने सेल किया था, हमारा सेल्स तो 2 लाख रुपए ही रिकॉर्ड होगा जितने का हमने सेल किया, लेकिन 12% यानी कि 6% कितना हो जाएगा? 12,000 का जीएसटी आपका सीजीएसटी 12,000 का ये, एंड टोटल अमाउंट मिला के हम डेटर से कितना कलेक्ट करेंगे? 2,24,000। डेटर से हमें कितना कलेक्ट करना? 224। मेरे बच्चे डेटर से हमें 224 कलेक्ट करना है। उस 224 में 2 lakhs तो हमारा है, लेकिन बाकी जो आपका 24 है ना, वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। हमें क्या करना? गवर्नमेंट को पे करना है। तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा ऐसे आगे का टॉपिक था कि जो गवर्नमेंट को पे करना वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा हम लोग कलेक्ट करके अपने पास रखें। कलेक्ट किया या करेंगे आगे, बट वो पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है। तो मैंने ऐसे ही ज़्यादा अभी कुछ नहीं बोल रहा, बट मैं लिख देता हूँ फिर से यहाँ पे कि ये एक तरीके से क्या है जी? लायबिलिटी है ऑफ द फर्म। ये फर्म की लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा हमें कस्टमर से कलेक्ट करके हमें क्या करना? गवर्नमेंट को देना। क्लियर मेरे बच्चे? ये सर। तो सर वो इनपुट क्या है? अरे बाद में बदमाश, मैंने कहा ना थोड़ा सा सब्र तो करो, चीज़ों को आगे बढ़ने तो दो, पूरी क्लियरिटी लाऊंगा। दूसरा लेकर आइए। दूसरा, आपने इस बार फर्म ने सेल किया 5 lakhs का ऑन कैश बेसिस, जीएसटी कहता है कि 12% है। अगर 5 lakhs का गुड्स कैश पे बेचा तो फर्म के पास पैसे आ गए, यानी कि फर्म क्या करेगी? कैश अकाउंट डेबिट करेगी, एंड टू सेल्स अकाउंट, है ना। और नो डाउट कि फर्म आपका सिर्फ सेल नहीं, वो जीएसटी भी कलेक्ट करेगी। तो क्या करेंगे जी? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को आप यहाँ क्रेडिट करेंगे। आप क्रेडिट करेंगे टू आउटपुट, आप कलेक्ट करेंगे टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका। जब भी सेल किया तो हम सेल क्या करते हैं? आउटपुट सेल करते हैं, तो आउटपुट पे आउटपुट लिख देंगे, है ना, और कुछ नहीं। फिर बच्चे जरा बताओ, सेल्स हम रिकॉर्ड कितने करेंगे? 5 lakhs। तो सेल की एंट्री आप यहाँ पे 5 lakhs से कीजिए। आउटपुट जो आपका जीएसटी होगा वो कितना जी? 12% है, तो 6% कितना हो जाएगा? 30,000 आपका ये,
30,000 हमारा यहाँ पे, टोटल कितना हो गया 5,60,000। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो मेरे बच्चे हमने गुड्स को सेल करके 560 का कलेक्शन किया है। 560 में 5 लाख हमारा है और 60,000 जो है ना 30 + 30 60 वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये 60 हमारा क्या बन गया? लायबिलिटी बन गया फर्म का। सर बार बार क्यों लिख रहे हो सर? हमें पता है कि आपने एक बार बता दिया कि ये फर्म के लिए लायबिलिटी है और फर्म क्योंकि फर्म ने पैसा पे करना है, तो कोई बात नहीं, लिख लो। रीजन कुछ तो होगा ज़रूर जब मैं इतना स्ट्राइक कर रहा हूँ दिमाग में। तो थर्ड में आप आइए मेरे बच्चे। फर्म ने सेल किया 6 लाख का और GST 12 है, कहता है कि आधा पेमेंट कैश पे आधा क्रेडिट पे। तो जब कैश पे सेल किया तो हमने क्या करना है? कैश अकाउंट डेबिट करना है। और अगर क्रेडिट पे सेल किया तो हम उनसे पैसा कलेक्ट करेंगे, यानी कि डेटर्स अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करेंगे, है ना। 2 क्या बोलेंगे? सेल्स अकाउंट। और आप जानते हैं कि जब भी सेल करेंगे तो हमें गवर्नमेंट ने जो बोला है कि टैक्स कलेक्ट करना है, तो हम क्या बोलेंगे? सेल के साथ आउटपुट। बोलिए क्या बोलेंगे? आउटपुट। CGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में जो जाना है। एंड टू आउटपुट आपका SGST जो स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में जाना है। बताइए जरा, सेल की एंट्री हम कितने से पास करेंगे? 6 लाख रुपये। तो 6 लाख रुपए को तो हमारा सेल हो गया। लेकिन GST मेरे बच्चे 12% है, तो 6% कितना हो गया? 36,000 आपका ये एंड 36,000 आपका ये, यानी कि ये टोटल जो आपका हमें जो डेटर कस्टमर से पैसा कलेक्ट करना था वो 6,72,000। इस 672 का हाफ पेमेंट यानी कि 3,36,000 का अमाउंट हमारे पास कैश आ चुका है और बाकी 336 का अमाउंट हमें कलेक्ट करना है। कुछ भी दिक्कत नहीं है। बोला ना कि आधा पेमेंट आ चुका है, आधा पेमेंट अभी आना बाकी है। तो ठीक है जी, 336 आ चुका है, 336 अभी आना है। एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। मुझे इतना तो विश्वास है इनपुट और आउटपुट में अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? वहाँ पे इनपुट बोल रहे हैं। जब भी हम सेल कर रहे हैं तो हम क्या वहाँ पे बोल रहे हैं? आउटपुट बोल रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, बोलो ना हाँ। अरे बोलो ना हाँ। यस सर। तो आप प्लीज़ कॉपी कीजिए। अब मैं आपको इस चैप्टर का अल्टीमेट अब इम्पैक्ट बताने वाला हूँ, वो इनपुट आउटपुट का एग्जैक्ट मीनिंग। हमने क्या बोला? एग्जैक्ट मीनिंग अब आपको बताने वाला हूं। आप पहले इसको लिख लीजिए। आप सर हो गया सर, आगे बताइए। आप बता दो सर, अभी बता दो, यहाँ पे अभी बता दो। पहले करो ना कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। मैंने सोचा कि 1 सेकेंड का ब्रेक दो, फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा। ये बदमाश छोटा हो गया। अब मुझे इसको ना मिनिमाइज करना होगा, मतलब इसको हटाना पड़ेगा। एनीवे आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा बच्चे। हम लोगों ने सारी बातें एक बार देख लूँ ताकि रिकॉल हो जाए हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया। मुझे इसको मिटा के दोबारा लिखना होगा। तो हमने GST लेवी करते हैं एवरी परचेज सेल के ऊपर में, ठीक है। रेट बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे अकाउंटिंग के लिए इंट्रा स्टेट इंट्रा में 2 पार्ट, CGST SGST टोटल आपका इससे काम किया। इंट्रा में IGST इंटीग्रेटेड आपको बता दिया। इसमें सारा का सारा पैसा किसका जाता है? ये आपका टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। वो आपका 2 में डिवाइड किया हमने फिर अकाउंटिंग करना शुरू किया इंट्रा स्टेट के अंदर में, और हम यहाँ तक पहुँचे। मुझे एक बार इसको मिटा के दोबारा स्टार्ट करना होगा क्योंकि ये दिक्कत है, आपका बड़ा करना होगा। तो आइए ज़रा एक बार ट्राई करता हूँ, हो जाए तो। आएगा नहीं, मुझे इसको बंद करना होगा, ठीक है। और फिर हम इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। वो एक्चुअली इसमें क्या होता है, वो इरेज हो जाता है। कोई बात नहीं, अब जितना हमने पढ़ा उसके आगे आप लिखना शुरू कीजिए। आप यहाँ पर मेरे साथ, मैं इसका बोर्ड का भी कलर वही ले लेता हूँ, मुझे मज़ा आ रहा था उसमें। लिखिए आप यहाँ पे, लिखेंगे आप यहाँ पे एक समरी बनाएंगे आप मेरे साथ, समरी। और ये समरी आपको आगे की बातें अब आपको समझाएगा, समरी आपको बताएगा आगे की बातें। कहते हैं इन केस ऑफ किसके बारे में सीख रहे हैं हम लोग? इंट्रा स्टेट सेल आपका, है ना। इंट्रा स्टेट सेल के बारे में अभी सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। देखो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो GST है मेरे बच्चे, GST वर्ड ये आपका 2 जगह पे आपको आ रहा है। क्या? जब आप कुछ परचेज कर रहे हो, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस में, मैं अपनी बात करता हूँ, परचेज ऑफ, मान लो कोई मैं आपका गुड्स कर रहा हूँ, गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल, या फिर मैं कोई सर्विसेज परचेज करूँगा। अगर मैं सर्विस परचेज कर रहा हूँ यानी कि उसने क्या किया, किसी और ने बेचा होगा, तो मैंने परचेज किया, यानी कि आपका यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स हो जाए, चाहे यहाँ पे परचेज ऑफ एसेट हो जाए, हमने कोई एसेट परचेज किया होगा, या फिर हमने यहाँ पे क्या किया होगा जी, कंजम्पशन,
हमने कंजम्पशन किया होगा जी ऑफ सर्विसेज। हमने कोई सर्विसेज अपने बिजनेस में कंज्यूम किया होगा। फॉर एग्जांपल मान लो हमने किसी को रेंट पे किया तो उसने हमसे रेंट कलेक्ट किया होगा। मैं यहाँ पे जीएसटी का एक ही फॉर्म, मतलब कि मान लो कि आपका फ्रॉम मान लो सीओसी एक फॉर्म है, पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अकाउंटिंग करते समय कभी इनपुट कभी आउटपुट, तो वही क्लियरिटी लाना चाहता हूँ। तो परचेज ऑफ गुड्स हो जाए, परचेज ऑफ एसेट हो जाए, कंजप्शन ऑफ सर्विसेज हो जाए, जैसे रेंट हो गया, आपका स्टेशनरी हो गया है ना, स्टेशनरी हमने कंज्यूम किया, एडवर्टीजमेंट हमने यहाँ पे मान लो सपोज दैट किसी से हमने लिया है एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। क्योंकि आपको ये नाम याद नहीं रखने किसके ऊपर में, बस मैंने बता दिया कि एक तो आपका ये होगा, या फिर क्या होगा, सीओसी क्या करेगा बच्चे, सेल करेगा। सेल किसका जी, गुड्स का, या फिर अगर वो सर्विसेज में डील कर रहा है तो सेल क्या करेगा, आपका सर्विसेज का। ठीक है, ये सारे इनके इनपुट्स हैं, मतलब बिजनेस के लिए ये सारा क्या बोला जाएगा, इनपुट कहा जाएगा। तो मैं इनको हमेशा क्या बोलूँगा, इनपुट जीएसटी कहूँगा। अब वही जीएसटी दो पार्ट का, सीजीएसटी एसजीएसटी, बट अभी उस चक्कर में नहीं जा रहे, हम इसको क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। और यहाँ पे जब हम सेल कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो सेल पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये कहते हैं कि आउटपुट जीएसटी आपका, हम इसको आउटपुट जीएसटी कहते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए इन सब पे जो हमने गुड्स परचेज किया, इस पे हमने जीएसटी पे किया, मान लो आपका 5000। ये हम क्या दिखा रहे हैं कि जो जीएसटी हम पे कर चुके हैं, जीएसटी पेड, जीएसटी मान लो हमने पे किया कितना जी, इसके ऊपर में 5000। मान लो कोई एसेट परचेज किया, उस पर हमने जीएसटी पे किया 8000। हम लोगों ने मान लो रेंट पे किया, स्टेशनरी पे किया, एडवर्टीजमेंट पे किया, उस पर मान लो जीएसटी हमने पे किया 2000 मान लीजिए। तो टोटल जो आपने जीएसटी पे किया कितना हो गया, 8 + 5 + 2 कितना हो गया, 15000। ये 15000 है ना, इसको हम इनपुट जीएसटी कहेंगे बच्चे। ये आपका क्या निकल के आया जी, ये आया आपका टोटल जीएसटी जो मैं पे कर चुका। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना। अब आपको मैं अगले स्टेप में एक्चुअली लेके जा रहा हूँ, अगले स्टेप में। तो सीओसी ने, ध्यान दीजिए, जितने भी चीज़ें इनपुट लिया, रॉ मटेरियल लिया, कुछ फिक्स एसेट्स परचेज किया, कुछ और भी एसेट्स परचेज किया, कोई सर्विसेज कंज्यूम किया, उन सब पे मेरे बच्चे इन्होंने क्या किया, जीएसटी पे किया। कितना जीएसटी पे कर चुके हैं, आपका 15000। ठीक है ना। अब जो ये आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या है, ये जीएसटी टोटल मुझे गवर्नमेंट को पे करना है ना। जब मैंने सेल किया गुड्स जो सेल किया, मान लो उस पर 30,000 का जीएसटी आपका आउटपुट जीएसटी मतलब क्या, जो मुझे गवर्नमेंट को एक्चुअली देना है। जब मैं सेल करता हूं मेरे बच्चे, तो जब सेल करता हूं तो कस्टमर से दो पैसा लेता हूं, एक सेल का और दूसरा जीएसटी का। तो जो जीएसटी का पैसा लिया मुझे गवर्नमेंट को देना है ना। तो मान लो कि 30,000 आपका ये हो गया, ये क्या है जी, जीएसटी। ये जीएसटी जो आपका पेबल है, ये पेबल टू गवर्नमेंट है ना, टू गवर्नमेंट। या फिर इसको और अच्छे से बोले तो कहते हैं कि कलेक्टेड, जो हमने कलेक्ट किया, कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स। इसका मतलब होता है कि जो हमने कस्टमर से कलेक्ट किया, एंड जो पेबल है टू द गवर्नमेंट। मान लो गुड्स हमने सेल किया, उस पर 30,000, जो सर्विसेज सेल किया मान लीजिए उस पर 10,000, सारे एज्यूम किए फिगर आपका है। तो टोटल अमाउंट कितना बन गया आपका यहाँ पे 40,000, जिसको हमने क्या बोला, आउटपुट जीएसटी। ये क्या हो गया जी, टोटल जो पेबल टू गवर्नमेंट आपका है। क्योंकि हमने जो कस्टमर से कलेक्ट किया मेरे बच्चे, उसमें से हमें क्या करना जी, वो टोटल के बना 40 जो हमें गवर्नमेंट को पे करना। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से। पता है रियल लाइफ में अब क्या होता है, अब देखो सीओसी क्या बोलता है, हम किसके लिए सोच रहे हैं, सीओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीओसी क्या बोलता है। सीओसी से जब गवर्नमेंट कहती है कि भैया आपने 40,000 का जीएसटी कलेक्ट किया है कस्टमर से, ये 40,000 आप क्या करो, हमें जीएसटी पे कर दो। तो फिर सीओसी कहता है कि आप 40,000 जो मैंने कलेक्ट किया, वो 40,000 कैसे पे कर दूं। आप ये भी मुझसे मांग रहे हो, और इसके पहले जब मैंने ये गुड्स सब परचेज किया था, तो ऑलरेडी मैं 15,000 का आपको जीएसटी पे कर चुका हूं। सुनो ना, समझो ना मेरी बात, आपका बिल्कुल दिमाग शांत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाकी बातें मैंने समझाया ना, उसी तरीके से और भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगले स्टेप में ला रहा हूं। अब सुनिए सीओसी ने क्या मेरे बच्चे, मान लो सीओसी क्या करता है, इनको बना के प्रोड्यूस करके बेचता है।
तो सीओसी ने जब अपना मेन बिजनेस जो है इनका प्रोडक्शन करना, इसके लिए जब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, हमने कोई फिक्स्ड परचेज किया, हमने कोई सर्विसेज किसी से लिया, उस समय हमेशा मैंने क्या किया, गवर्नमेंट को सब मिला के जीएसटी मैं कितना पे कर चुका हूँ, 15,000। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है जो गवर्नमेंट को ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ इनपुट परचेज करने के टाइम पे। अब गवर्नमेंट कहते हैं कि जब मैंने इन सब को परचेज किया, उससे ये प्रोडक्ट बनाया और इस प्रोडक्ट को मैंने मार्केट में बेचा, तो गवर्नमेंट ने मुझ पे जीएसटी कितना इंपोज कर दिया, 40,000, कि कस्टमर से जो आपने 40 कलेक्ट किया है वो आप मुझे पे कीजिए। तो मैं उनको बोलूँगा ना कि यार 15,000 भी आपने हमसे ले लिया, ये 40 भी हमने ले लिया, हमसे ले लिया, ये तो ठीक नहीं है। अगर आपको लेना है तो 40,000 जो मैंने जो कस्टमर से कलेक्ट किया है मुझे आपको देना है। इस 40 में से जो 15,000 जो इनपुट है ना, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले पे कर दिया है, उसको माइनस करके फिर मैं आपको नेट अमाउंट पे करूंगा। सुनो मेरी बात आपका, इसलिए मेरे बच्चे इनपुट आउटपुट यहां पे वर्ड लिखा गया। इनपुट जीएसटी का मतलब हुआ कि जो जीएसटी मैं ऑलरेडी आपको पे कर चुका हूं, जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, कितना पे कर चुका हूं, 15,000 का अमाउंट, ये 15 मैं आपको ऑलरेडी पे कर चुका हूं। और आउटपुट जीएसटी का मतलब हुआ, आउटपुट जीएसटी का मतलब हुआ कि जो जीएसटी मुझे अभी आपको पे करना है, तो हमने कहा कि ठीक है 40,000 जो अभी हमें आपको देना है, इस 40 में से आप जो मुझसे पहले जीएसटी ले चुके हैं उसको माइनस करो, बाकी दूंगा, ताकि टैक्स एक ही प्रोडक्ट के ऊपर में 2 टैक्स थोड़ी आपके पास चला जाएगा। उस रॉ मटेरियल से ही तो फिनिश गुड्स बना के बेच रहा हूँ, तो 15,000 मैंने पहले भी उसी गुड्स पे पहले टैक्स दे दिया आपको जीएसटी, फिर आप 40 उसी पे लोगे, वो तो ठीक नहीं होगा। इसका मतलब मेरे बच्चे, इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ पे कि आपका अब जो यहाँ लिख रहा हूँ सीओसी, या फिर कहाँ लिखूँ मैं, आपना ये आपने लिखा होगा इस तरीके से, टोटल जीएसटी पेड। ये आउटपुट जीएसटी का मतलब टोटल पेबल टू गवर्नमेंट हो गया, नोट फॉर्म टोटल पेबल। ये क्या हो गया जी, ये आपका टोटल जो आपका पेबल है, पेबल बाय द फर्म टू द गवर्नमेंट, है ना, जो गवर्नमेंट को हमें पे करना है ना, जीएसटी डिपार्टमेंट को, कितना 40। तो अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपका कंप्यूटेशन ऑफ आपका जीएसटी पेड बाय द फर्म कितना जीएसटी पे करेगी, इसको निकालने के लिए आप पहले टोटल चेक कीजिए कि टोटल आउटपुट जीएसटी कितना है। टोटल आउटपुट जीएसटी मैंने बार बार आपको बताया था, आप चेक कर लो। आउटपुट जीएसटी का मतलब कि जो हमें पे करना, जो हमारे लिए लायबिलिटी है, टोटल आउटपुट जीएसटी यानी कि जो हमारे लिए टोटल लायबिलिटी था मेरे बच्चे, जो हमें पे करना है, वो कितना निकल के आ गया इस एग्जांपल में, आपका 40,000। इस 40 में जरा बताओ टोटल आपका इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी का मतलब कि जो ऑलरेडी पे कर चुका हूं मैं आपको, ऑलरेडी जो पे कर चुका हूं, वो कितना आपका है। तो इस एग्जांपल में कहता है कि हमने जो एज्यूम किया उसमें 15,000, तो 40,000 जो गवर्नमेंट आज डिमांड कर रही है उसी प्रोडक्ट पे 15 ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो नेट मेरे बच्चे 25,000 का जो अमाउंट होगा ना, यही आपका क्या होगा जी, फाइनली यही मैं क्या करूंगा, फाइनली पेड टू गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट को क्या करूंगा, यही आपका 25,000 का पेमेंट करूंगा। तो अब शायद आपके दिमाग में ये बात बैठ रही होगी कि इनपुट आउटपुट का क्या आपका मतलब निकल के आ रहा है। आउटपुट जीएसटी का मतलब मेरे बच्चे, आउटपुट जीएसटी का मतलब कि जो हमें पे करना है, और इनपुट जीएसटी का मतलब कि जो इनपुट के टाइम पे हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो जितना हमें पे करना है उसमें जितना पे कर चुके हैं उसको माइनस करके बाकी अमाउंट पे होता है। ये कैसे किया जाएगा, इसकी अकाउंटिंग अब मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे अब मैं आपको बिल्कुल लास्ट वाले स्टेज पे ला दिया, जहाँ पे अब आपको पूरी क्लियरिटी निकल के आएगी, पूरी क्लियरिटी। अब यहाँ तक लिख लीजिए पहले, आपका ये हो गया बच्चे, ये सर। और पता है सेम अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम अकाउंटिंग आपका आईजीएसटी में, मतलब कि जब आपका इंटरेस्ट रेट सेल होगा वहाँ भी यही अकाउंटिंग होता है। थोड़ा सा वर्ड, थोड़ा सा कुछ चीज़ें आएंगी जो आधे 1% अलग होगी, बाकी सब कुछ सेम होगी। तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठे जा रही हैं, आप चीज़ों को समझते जा रहे हैं। मैं इससे हटकर अब आपको अगले स्टेप में लेकर आता हूँ। आइए ज़रा लिखिए। अब पता नहीं एग्जाम्पल नंबर कितने हो गए थे हमारे, एग्जाम्पल 2 हुए थे, 3 हुए थे, मैं भूल गया। अगला एग्जाम्पल लिख दो। मान लो 3rd नंबर आपका एग्जाम्पल है, 3rd नंबर यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं दोनों को क्लब करूँगा। कहता है कि मेक जर्नल एंट्रीज
मेक जर्नल एंट्रीज, मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ फॉर्म, इन द बुक ऑफ फॉर्म, फॉर्म के बुक में, फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द मंथ ऑफ, मान लीजिए आपका कहता है कि दिसंबर, नवंबर ले लो, कोई भी महीना ले सकते हैं। अब इसमें झगड़ा नहीं कि सर क्यों, क्योंकि ये जो मैं पता है महीना क्यों लिख रहा हूँ, आप जब आप रियल लाइफ में जाएंगे या जब टैक्स पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पता उसमें होता क्या है कि जो जीएसटी हमारा कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, ये जो नेट अमाउंट जो हमें पे करना होता है ना, कुछ बिजनेसमैन इसको मंथली बेसिस पे सेटल करते हैं गवर्नमेंट को, कुछ लोग क्वार्टरली बेसिस पे यानी कि 3-3 महीने पे। अब वो कौन से लोग होते हैं क्या होते हैं वो हमारे अकाउंटिंग का विषय नहीं है, वो टैक्स में आप पढ़ेंगे। हम तो यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि भैया मान लो एक महीने अगर हम सेटल कर रहे हैं गवर्नमेंट का तो हम कैसे सेटल करेंगे। लिखिए यहाँ पे अब आपका एग्जाम्पल 3 में मैं नवंबर की बात करता हूँ, 5 नवंबर को लिखेंगे आप, 5 नवंबर को, 5 नवंबर को कहता है कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपका परचेज्ड लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश, फॉर कैश रुपीज़ कहता है कि आपका 1 लाख रुपए का, और यहाँ कहता है कि जीएसटी मेरे बच्चे कहता है कि मान लीजिए 12% है ना, रेट हमेशा दिया रहेगा, आप चिंता नहीं करेंगे। 8 नवंबर को कहता है कि सीओसी ने क्या किया, रेंट पे किया, रेंट पेड, रेंट पे किया, रुपीज़ आपका सपोज दैट 20,000 का रेंट पे किया, और यहाँ कहता है कि जीएसटी जो हमने पे किया, जीएसटी मान लीजिए यहाँ पे आपका 18% है, ठीक है 18%। फिर कहता है कि 15 नवंबर को, 15 नवंबर को मान लो यहाँ पे हमने क्या किया जी, स्टेशनरी परचेज किया, स्टेशनरी परचेज किया, स्टेशनरी परचेज। आप एक बात याद रखना, मैंने परचेज किया मतलब किसी ने सेल किया होगा, और अगर किसी ने सेल किया होगा मेरे बच्चे तो कंफर्म इस पे जीएसटी रहा होगा, और जीएसटी का क्या रेट रहा होगा आपको चिंता नहीं करना, एग्जाम में बताएगा। वो कह रहा है कि स्टेशनरी परचेज मान लीजिए फॉर रुपीज़ आपका 50,000, हमने 50,000 का परचेज किया, और कहता है कि जीएसटी आपका यहाँ पे मान लीजिए हमने जीएसटी जो है वो सपोज दैट 5% का है, कुछ भी होगा चिंता नहीं करना। फिर कहता है कि 18 नवंबर को हम लोगों ने यहाँ पे कहता है कि एक मशीन को परचेज किया, मशीन परचेज्ड फॉर कैश, वो कैश क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, आपको चिंता नहीं करना, 2 लाख रुपीज़ का, और कहता है अगेन इस पे जो जीएसटी है वो सपोज दैट 5% का है। फिर मेरे बच्चे कहता है कि 20 नवंबर को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 8 लाख का हमने सेल किया ऑन कैश बेसिस, मान लीजिए कैश बेसिस पे है ना, और कहता है कि जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं उस पे जीएसटी सपोज दैट आपका 18% है, कुछ भी हो सकता है ना। फिर कहता है कि आपका 25 नवंबर को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 5 लाख रुपए का हमने सेल किया है जी क्रेडिट पे, और कहता है कि जीएसटी आपका यहाँ पे सपोज फिर से मान लीजिए 18% है ना। कहता है कि मेक एंट्रीज, अच्छा लिख दिया आपका। कहता है कि 30 नवंबर को सेटलमेंट मेड, अब मैं सेटलमेंट भी आपको दिखा रहा हूँ। सेटलमेंट मेड का मतलब कि जो भी जीएसटी नेट बना वो हमने क्या किया, गवर्नमेंट को पे के काम खत्म कर दिया। बोलता बताओ इसकी एंट्री कैसे की जाएगी। तो मेरे बच्चे आप देखो ना, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आई जरा सॉल्यूशन में मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको जर्नल एंट्रीज यहाँ पे अब सिखा रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज मुझे बताइए किसके बुक में, ये कहता है कि इन द बुक ऑफ फॉर्म। हम ना हर एक चीज़ फॉर्म के बुक में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, फॉर्म के बुक में है ना। फॉर्म का नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं। मुझे बताइए 5 नवंबर की एंट्री क्या होगी। अब आप शायद बताना शुरू कर देंगे फटाफट। हमने परचेज किया, तो मेरे बच्चे एक तो हमने क्या किया, परचेजेज का अमाउंट पे किया। जब हम कुछ परचेज करेंगे तो एक तो ये अमाउंट पे करना होगा, और साथ ही साथ जीएसटी पे किया होगा, क्योंकि हम इंट्रा स्टेट सेल को लेके चल रहे हैं आपका। तो हमने क्या बोला, एक तो CGST अकाउंट, सेंट्रल जीएसटी, और एक स्टेट जीएसटी है ना अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया। ये सब हमने पे किया होगा, और पे किया होगा किसको जी, आपका कैश पे ना, तो कैश में पेमेंट किया होगा टू कैश अकाउंट है ना। जिससे भी परचेज किया हमने सारा पेमेंट कर दिया। गुड्स परचेज किया 1 लाख का, तो 1 लाख रुपीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। 12% मतलब 60,000, 6% आधा हो जाएगा,
6,000 आपका ये 6,000 आपका ये, एंड टोटल हमने जो पेमेंट किया होगा 1,12,000 ये आपका 5 नवंबर की एंट्री हो गई। मेरे बच्चे आई जरा अब 8 नवंबर को हमने क्या किया, जिसको रेंट पे किया, यानी कि जिसने हमसे रेंट कलेक्ट किया, हमने उसको जीएसटी दिया, तो रेंट हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। हम रेंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या सिर्फ रेंट पे किया, नहीं सर हमने जीएसटी भी पे किया होगा। ओहो देखो मैंने गलती कर दी। बताओ गलती क्या कर दिया, सर इनपुट लिखना भूल गए। अरे लिखो ना फिर, अब तो मैं चाहता था कि अब चिल्ला के मुझे बोले कि सर यहाँ पे लिखो ना ये इनपुट जीएसटी है, क्योंकि जब भी आप कोई इनपुट अपने बिजनेस के लिए यूज करोगे तो आप उसके लिए इनपुट जीएसटी पे करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिटेड, फिर हम क्या बोलेंगे जी, इनपुट आपका सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, आप डेबिट करेंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड एंड टू बैंक अकाउंट, है ना। हमने लैंडलॉर्ड को बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हो, हमने जिनको 20,000 का रेंट पे किया होगा उसके साथ साथ मेरे बच्चे हमने उनको जीएसटी भी पे किया होगा 9%, यानी कि 1,800 एंड 1,800। हमने कहा होगा कि लो जी, क्योंकि जो भी हमें सर्विसेज सेल करता है हमें उसको पे करना होता है, वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 21, 22, 23,600 रुपीज़ का अमाउंट आपका, है ना। ये हमने क्या किया, 8 नवंबर की एंट्री कर दी। अब आइए 15 नवंबर की एंट्री आप कीजिए। 15 नवंबर की हमने स्टेशनरी परचेज किया मेरे बच्चे, तो स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस हो गया, हमने स्टेशनरी को यहाँ पे डेबिट किया, और इसके साथ साथ हम क्या डेबिट करेंगे, इनपुट। जब भी बिजनेस के लिए आप कुछ परचेज करो हमेशा इनपुट होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, यहाँ पे इनपुट क्या जी, एसजीएसटी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, एंड टू हमने अगर कैश में पेमेंट कर दिया तो टू कैश या टू बैंक, जो भी आपको लिखना है लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जीएसटी का अकाउंटिंग सीख रहे हैं ना कि कैश बैंक का। तो हमने क्या किया, स्टेशनरी कितने का परचेज किया था, 50,000 का, लिखो आप यहाँ पे 50,000। इस पे जीएसटी कितना है जी, 5, तो 2.5% आपका ये हो जाएगा, 2.5% ये हो जाएगा। बताओ जरा 50 का 2.5% कितना होता है, ये आ गया 1250, ये आ गया 1250, ये आ गया 1250 आपका। तो ये आपका 52,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका निकल के आ गया। ये भी काम खत्म। 15 नवंबर की हमने एंट्री कर दिया मेरे बच्चे। आओ ना एक बार जल्दी से 18 नवंबर की एंट्री कर लो। 18 नवंबर को भी हमने क्या किया है, हमने मशीन परचेज किया। कुछ भी अगर आप परचेज करोगे तो आप उसको बिजनेस में ही तो यूज करोगे, और जब बिजनेस में यूज करोगे तो उसके साथ जो जीएसटी पे करेंगे हम क्या बोलेंगे, इनपुट आपका सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, आप करेंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिटेड, एंड टू आप क्या बोलेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट, है ना, टू बैंक अकाउंट। तो मेरे बच्चे मशीन हमने परचेज किया 2 लाख रुपीज़ का, लिखो यहाँ पे। मुझे बताओ 2 लाख रुपीज़ पे आपका जीएसटी कितना बनेगा, सीजीएसटी, तो 2.5%, सॉरी 2 लाख का 2.5%, ये आ गया 5,000 का अमाउंट। ये भी आपका 5,000 का अमाउंट आपका, तो ये हमारा 2,10,000 का अमाउंट निकल के आ गया। 18 नवंबर को जो आप एंट्री यहाँ पे पास करेंगे, अरे मेरी बातें समझ लो ना बदमाश, ऐसे क्यों देख रहे हो, अरे कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ यही बोला है स्टार्टिंग से, जब भी किसी से कोई गुड्स या सर्विसेज आप परचेज करोगे तो उसने सेल किया होगा, और अगर उसने सेल किया होगा तो जितना जीएसटी पे किया होगा आपने उसको, आपके लिए इनपुट है वो, तो इनपुट सब तो लिख रहा हूँ मैं, इतने ऐसे क्यों देख रहे हो आप। तो 18 नवंबर की भी हमने एंट्री कर लिया, ये भी खत्म हो गया 18 नवंबर की एंट्री। अब मुझे ये 3 एंट्री करना है, बट जगह नहीं है, बस इसको मैं मिटाऊंगा, मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इनको हटा के बाकी एंट्रीज मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ। ये लीजिए आप यहाँ पे, ये हमारा इनपुट था, ये 5 नवंबर की एंट्री थी। तो अब आ जाओ जरा 20 नवंबर की एंट्री आप यहाँ पे पास कीजिए। 20 नवंबर की एंट्री आपका, 20 नवंबर को हम क्या करेंगे, हमने सेल किया है मेरे बच्चे, सेल किया हमने आपका 8 लाख का, तो हम क्या बोलेंगे, कैश पे ना हमारे पास कैश आया होगा, कैश जब हमने आया होगा, क्या एक तो जो सेल किया उसका पैसा हमारे पास आया होगा, और एक हमारे पास जीएसटी का पैसा आया होगा, क्योंकि हमने सेल किया है, हमारे आउटपुट पे जीएसटी है, तो हमने इसको क्या बोला होगा कि हमारे पास एक आया होगा जी टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और हमारे पास आया होगा टू आउटपुट
SGST अकाउंट आपका ये हमारे पास आया होगा। मुझे बताओ हमने सेल कितने का किया, 8 लाख। तो 8 लाख तो हमारा सेल हो गया। 18% यानी कि 9% कितना हो जाएगा, 72,000 ये हमारे पास निकल के आ गया। 72 ये निकल के आ गया। बताइए टोटल आपका कैश हमारे पास कितना आया होगा। तो 72,000 इंटू 2 और इसमें ऐड किया 8, 9,44,000। मेरे बच्चे 9,44,000 का हमने क्या किया होगा, कलेक्शन किया होगा। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना। जब हमने सेल किया तो हमने क्या किया जी, हमने जब सेल किया तो एक तो सेल का पैसा आया होगा, एक जीएसटी का पैसा आया होगा। लेकिन जो जीएसटी का पैसा आया होगा वो हमारा पैसा नहीं, हमें गवर्नमेंट को देना है। तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ कि ये हमारी क्या हो गई जी, ये लायबिलिटी हो गई ऑफ द फर्म। क्यों लायबिलिटी हो गई, क्योंकि ये पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है, हमने गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट किया। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना। हाँ सर आगे बढ़ो। फिर मेरे बच्चे 25 नवंबर को हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। हमने फिर से सेल किया तो हमने कहा कि भैया ठीक है, एक तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट कीजिए क्योंकि क्रेडिट पे सेल किया है, और ये हमने जो डेटर से पैसा लेना है, एक तो सेल्स का पैसा लेना है और एक पैसा लेना है हमने क्या जी, आउटपुट CGST का, और एक लेना है आपको यहाँ पे आउटपुट SGST का, आपका है ना SGST का। तो अब मेरे बच्चे जरा बताओ कितना सेल हमने कितने किया, 5 लाख रुपये का। रेट आपका 18% तो 9% यानी कि 45 ये हो जाएगा एंड 45 आपका ये हो जाएगा, यानी कि 5,90,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे डेटर्स अकाउंट डेबिट हो गया। तो हमने क्या किया, सेल करने की दोनों एंट्री पास कर दी, एक आपका कैश पे दूसरा क्रेडिट पे। फ़र्क क्या पड़ता है, मैंने तो यही बोला ना कि देखो जी ये हमारा रेवेन्यू है लेकिन ये हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा हमें कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को देना है। तो ठीक है, ये हमने क्या बोल दिया, हमने यहाँ पे लायबिलिटी बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, लायबिलिटी बोल दिया, लायबिलिटी ऑफ द फर्म आपका ये, क्योंकि ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है। एक्चुअली आपका गवर्नमेंट को पे करना है। मेरी बात सुनो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अरे आउटपुट जीएसटी अगर मेरी लायबिलिटी है क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को देना है, तो जो मैं यहाँ पे इनपुट है ना, इनपुट जो मैं पहले ही पे कर चुका हूं, इसमें से जो पैसा जब हमने इनपुट लिया था, रॉ मटेरियल परचेज किया था, उस समय जो जीएसटी में पहले ही पे कर चुका हूं, वो मेरा एसेट है। अरे एसेट हुआ ना सर, एसेट कैसे, क्यों नहीं एसेट हुआ? जब हमारा सेटलमेंट लास्ट में होना है, जब सेटलमेंट लास्ट में होना है, तो जब हमें 30 नवंबर को सारा कुछ पे करना है, तो जो मैंने पहले पे कर दिया, ये तो पहले पे कर चुका हूं ना। ये क्या है, जो हमने पहले ही पे कर दिया इनपुट को परचेज करने के टाइम पे ही। तो ये जो इनपुट है ना बच्चे, ये इनपुट एक तरीके से हमने एडवांस पे किया है, एक तरीके से हमने, क्योंकि जो सेटलमेंट जो हमें फाइनली आपका 30 नवंबर को करना है, उसके बिहाफ में, मतलब जो हमें पेमेंट ये हमें करना है ना, जो हमारी लायबिलिटी है, इसके बिहाफ पहले ही ये पेमेंट कर चुका हूं गवर्नमेंट को इनपुट के टाइम पे। ये देखिए आप यहाँ पे हमने क्या बोला था कि ये अमाउंट क्या है जी, जो आप जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुके हो, टोटल जो आप पे कर चुके हो। तो जब लास्ट में हमें फाइनल कितना पे करना है, 40,000, उसमें से हमने क्या किया, जो पहले पे कर चुका उसको माइनस करा दिया। तो मैं अगर सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ना बच्चे, तो आउटपुट जीएसटी हमारी लायबिलिटी है जो गवर्नमेंट को देना है, लेकिन जो गवर्नमेंट को देना है उसके बिहाफ पे ऑलरेडी इनपुट जीएसटी पे कर चुका हूं। ये ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं जी, पे कर चुके हैं, है ना, पे कर चुके हैं। इसलिए ये ट्रीटेड एज, हम इसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड एज आपका क्या जी, एसेट। ये हमारा एसेट है। इवन जब आपको ट्रायबल सिखाऊंगा ना, बैलेंस शीट, एक्चुअली बैलेंस शीट बनाना, तो बैलेंस शीट में पता है क्या होता है, अगर आपके पास इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी कुछ बैलेंस दिखता है, तो आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। कुछ बैलेंस दिखता है, सर कैसे बैलेंस दिखेगा, वो अभी अगले क्लास में आपको बताऊंगा, उसके बारे में आप चिंता ना करें। लेकिन अगर वो इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी है, तो समझ लेना ये ऑलरेडी जो पे कर चुका हूं, जो हमें अभी आगे पे करना था महीने के एंड में, वो जो मैं पहले पे कर चुका हूं, तो हम उसको एसेट के रूप में ट्रीट करते हैं। और जो आउटपुट जीएसटी जो हमें पे करना, उसको हम लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करते हैं। अगर आप इसको रटोगे तो काम खराब हो जाएगा, लेकिन लॉजिकली समझोगे तो बात बन जाएगी। और लॉजिक सिर्फ एक ही बोलता है, इनपुट को परचेज करने के टाइम पे जो जीएसटी में पे कर चुका हूं, जो पे कर चुका हूं, वो एडवांस में पे कर चुका हूं। क्यों एडवांस में, क्योंकि महीने के एंड में पे करना था, चाहे या 3 महीने के बाद हमें पे करना था, और हम पहले ही पे कर चुके हैं। तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको एसेट के रूप में ट्रीट करेंगे, और जो हमें आउटपुट है उसको हम क्या, लायबिलिटी के रूप में। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेटलमेंट कैसे होगा। अब मैं इसका दिखाता हूँ सेटलमेंट कैसे होगा। तो मेरे बच्चे अब मैं आ गया यहाँ पे क्या जी, 30 नवंबर को।
30 नवंबर को मैं यहाँ पे आ गया, 30 नवंबर को। और यहाँ पे एक आपको वर्किंग नोट्स करके मैं दिखा रहा हूँ, एक वर्किंग नोट्स आपका, एक वर्किंग नोट्स। मुझे बताओ कि आपका आउटपुट CGST, और मुझे बताओ जरा आपका आउटपुट SGST कितना कितना है। मतलब कि आपका ये आउटपुट CGST का मतलब हो गया टोटल अमाउंट पेबल, जो आपको पे करना है, पेबल, टोटल अमाउंट जो पेबल है ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मुझे बताइए कितना आपका। तो देखो ना, फर्म ने टोटल आपका आउटपुट CGST कितना पे करना है, 72,000 है ये, ऐड 45 आपका ये है ना बच्चे। तो आप मुझे बताइए कि 72,000 और प्लस 45,000, ये हर एक महीने के एंड में ये फॉर्म क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को सेटल कर रहा है। वो कहता है कि भैया आपका 72,000 एंड प्लस 45,000, ये आपको टोटल कितना पे करना है, 1,17,000 है ना। आउटपुट CGST इतना पे करना है, और आउटपुट SGST भी, क्योंकि सेम आधा आधा डिवाइड किया गया था, तो यहाँ भी कितना आएगा, 1,17,000, इतना हमें पे करना है, यही पे करना ना बच्चे। ये सर, इसमें से लेस कीजिए आप यहाँ पे क्या जी, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, पेड ऑन इनपुट्स। आप जो ऑलरेडी इनपुट पे, यानी कि जो आपने चीज़ें परचेज किया था उन पे जो पे कर चुके हो, यानी कि हम क्या माइनस कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं इनपुट, हम माइनस कर रहे हैं इनपुट आपका, सॉरी, हम इस पे क्या माइनस कर रहे हैं, इस पे माइनस कर रहे हैं आपका, यहाँ पे इसको फॉर्मेट दूंगा अगली क्लास में, बट फिलहाल इनपुट CGST, और इस पे हम क्या ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इनपुट SGST है ना। तो दोनों के अगेंस्ट जितना हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, मुझे वो अमाउंट बताइए। आओ ना एक बार देखते हैं कि आपका इनपुट CGST कितना पे कर चुके हैं। ये देखो आप, इनपुट 6,000, फिर आपका 1,800, और फिर आपका 1,250, और फिर आपका 5,000 है ना बच्चे। तो आप मुझे बताओ कि अमाउंट कितना निकल के आ गया, मैं लिख दूँ ताकि रिवीजन में दिक्कत ना हो आपको। इनपुट CGST कितना आ गया, एक आपका 6,000, एक आपका यहाँ पे आया 1,800 का अमाउंट, फिर आपका यहाँ पे आया 1,250, और फिर एक आपका यहाँ पे आया था 5,000 का अमाउंट। ये आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो जी, पे कर चुके हो। तो मेरे बच्चे आप देखो, ये अमाउंट बन गया 6,000 प्लस आपका 1,800 प्लस आपका 1,250 और प्लस आपका 5,000, ये हो गया 14,050। तो इसका मतलब कि जो अमाउंट आपको पे करना था, इसके अगेंस्ट ऑलरेडी आप पे कर चुके हो कितना, 14,050 रुपीज़, या पे कर चुके हैं। ये आप क्या कर चुके हैं जी, पे कर चुके हैं। और मेरे बच्चे यहाँ पे भी कितना हम पे कर चुके हैं, 14,050 रुपीज़ का अमाउंट ये हम पे कर चुके हैं। तो नेट अमाउंट जो आपका पे किया जाएगा, नेट अमाउंट अब जो आपका पेबल है और जो आपको पे करना होगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा, वो कितना, तो आप 14,050 को 117 से माइनस कीजिए, ये आ गया 1,02,950 रुपीज़ का अमाउंट, और यहाँ भी आ गया 1,02,950 रुपीज़ का अमाउंट आपका। ये आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, हमें इसकी एंट्री पास करनी होगी। वो एंट्री कैसे पास होगा मैं दिखाता हूँ, पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। मैंने ये जो वर्किंग अभी ऐसे दिखाया, अगली क्लास में एक फॉर्मेट दूंगा आपको वर्किंग करने का, क्योंकि ये वर्किंग बढ़ेंगी यहाँ पे जब थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी समझाऊंगा। फिलहाल मेरे बच्चे मैंने आपको बता दिया, आउटपुट CGST जो पे करना है टोटल आपका इतना ऑन द सेल, यानी कि आपका आउटपुट पे, और ये आपको इतना पे करना है। इसमें से जो आप ऑलरेडी पहले से पे कर चुके हो आपका इनपुट वाले, उसको माइनस करके नेट अमाउंट आपको पे करना है, और हमें इसकी एंट्री पास करना है। अगर आप इसकी कॉपी कर चुके होंगे तो मैं इसको मिटाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंट्री दिखाना है मेरे बच्चे। मैं इसको मिटा दूं, ये सर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ताकि कुछ अगर मुझे आपको समझाना होगा तो मैं रिलेट कर लूँगा। ऐसे आपके पास ये तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, ये लीजिए। अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखो 30 नवंबर को आप यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे, अब मेरे साथ आप एंट्री पास कीजिए। 30 नवंबर को सेटलमेंट करने का एंट्री होगा कि एक तो इनपुट और आउटपुट को आपस में कैंसिल करना,
इनपुट जरा बताओ, टोटल इनपुट हमारा कितना था जो कि आउटपुट से सेटल्ड हो गया, वो अमाउंट था, देखो जरा मैंने मिटा दिया, 14,050। देखो ना, जितना हमें आपका 1,17,000 टोटल हमें गवर्नमेंट को पे करना है, उसमें से जो ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूं मेरे बच्चे वो 14,050 है आउटपुट CGST, और आउटपुट SGST कितना 14,050 है ना बच्चे। उसको एडजस्ट करो, मतलब क्या करूंगा, यहाँ देखो, ये जो इनपुट का जो बैलेंस था ना डेबिट में, अब इसको हम हटाएंगे क्योंकि अब ये खत्म किया जा रहा है, आपस में एडजस्ट कर रहे हैं। तो इनपुट जो था वो नीचे में आ जाएगा, टू हम कहेंगे इनपुट, टू इनपुट CGST अकाउंट एंड टू आपने कहा इनपुट SGST अकाउंट। समझ लो, इनपुट जो आपके पास एसेट के रूप में था मेरे बच्चे हमारे अकाउंट्स में, अब तो एसेट नहीं रहा ना, क्योंकि हम एडजस्ट कर दिए, आपस में सेटल कर दिए। तो हमने क्या किया, एसेट को हटा दिया और हम अपनी लायबिलिटी को भी कम कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी अब हमें नहीं पे करना। तो हम लोग क्या करेंगे, ओह लिखते चलो कोई बात नहीं, मेरा फेस दिख रहा होगा, आ ही गया। हम क्या करेंगे, आपका आउटपुट CGST अकाउंट को आपने यहाँ पे डेबिट किया, आपने डेबिट किया, आउटपुट SGST अकाउंट को आपने यहाँ पे डेबिट किया, और आपका कितना जी 14,050, ये भी 14,000 यस 50, 14,050 है ना, 14,050 एंड 14,050, मतलब 14,050 से इनपुट आउटपुट हमने दोनों का कैंसिल कर दिया। क्लियर आपका। इसके बाद मेरे बच्चे 30 नवंबर को आपने क्या किया होगा, ये एडजस्ट करने के बाद ये अमाउंट आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा, यही पे किया होगा ना, यानी कि नेट अमाउंट जो आपके पास पेबल था, जो पे करना था, यानी कि जो आउटपुट GST था लायबिलिटी, वो इतना आपने पे कर दिया होगा। और जो पे कर दिया तो अब आपका आउटपुट GST अब खत्म हो जाएगा। आउटपुट CGST अकाउंट को डेबिट कीजिए, अकाउंट डेबिटेड हमने, और आउटपुट है ये आउटपुट, फिर हमने डेबिट किया आउटपुट SGST अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करेंगे और आपने पे कर दिया, यानी कि अब ये पैसा फाइनली आपके पास से चला गया होगा, यानी कि टू बैंक अकाउंट है ना, ये सारे पेमेंट बैंक से होते हैं, तो टू बैंक अकाउंट। कितना फाइनल पेमेंट किया, ये हमने पे किया 1,02,950 का अमाउंट, ये पे किया 1,02,950 का अमाउंट, और टोटल अमाउंट आपका पेमेंट हो गया दोनों मिला के कितना आपका इंटू 2 आपका ये हो गया 2,05,900, 2,05,900 रुपीज़ का अमाउंट आपका, और ये काम पूरा हो गया। तो इस तरीके से मेरे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आप जब कल को अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे और जब आप अकाउंटिंग देखोगे रियल लाइफ में, तो कुछ इसी तरीके से होता है, कितना आपका इनपुट पड़ा हुआ है, कितना आपका आउटपुट पड़ा हुआ है, नेट अमाउंट जो है उसको एडजस्ट करके और बाकी क्या करो गवर्नमेंट को पे कर दो आपका। इससे क्या होगा कि जो था ना कि पहले टैक्स के ऊपर टैक्स, अब ये ना होना बच्चे नेट अमाउंट, इसका मतलब समझ रहे हो कि यार जो चीज़ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके इनपुट पे भी टैक्स पे कर दिया, उसके आउटपुट पे भी टैक्स पे कर दिया, तो कितना टैक्स पे करूँगा। और ये तो दो, मान लो कि ये 5 चेन में चल रहा है कि ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को, सी ने डी को, डी को ई को, तो सबके पास क्या होगा कि जितना उन्होंने वैल्यू ऐड किया ना, जितनी वैल्यू ऐड की उतना ही टैक्स आपको पे करना है। जितने मतलब कि जो गुड्स हमने इनपुट परचेज किया, अब उसको जब हम सेल कर रहे हैं तो जितना वैल्यू एडिशन होगा हम उतना ही पे करेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट टोटल अमाउंट थोड़े पे करेंगे। तो नेट अमाउंट हमने क्या क्या पे कर दिया। ये आपका अकाउंटिंग होता है जो हमने अभी आपको समझाया। मेरे बच्चे बिलीव कीजिए, ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको एक क्लास में बताई है ना, इसको समझने में लोग वर्षों लगा देते हैं, कई वर्ष निकल के आ जाते हैं, जो आपने आई थिंक 1.5-2 घंटे के अंदर में इस बात को समझ लिया। तो आज की क्लास को मेरे बच्चे मैं यहीं पर रोकता हूं, लेकिन ये टॉपिक अभी एंड नहीं हुआ है। ये जो सेटअप वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि हमने इनपुट को आपका आउटपुट से सेटअप किया, इसमें भी बहुत सारी बातें भी निकल के आती हैं, बहुत सारी बातें। उन सारी बातों को बहुत ही मस्त तरीके से अगली क्लास में सिखाऊंगा। आज मैं जानता हूं, मैं एंड कर रहा हूं क्लास को बता के कि आज कम से कम आपको इनपुट GST क्या होता है, आउटपुट, हाँ मैं लिखा देता हूँ एक नोट आपको, एक नोट लिखा दूंगा आपको यहाँ पे, एक नोट लिखा दूंगा, लिखेंगे आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट आपका क्या, इनपुट जो GST होगा, कोई भी CGST, SGST, IGST, कुछ भी आपका, ये हम क्या कर रहे हैं जी, इसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड एज आपका एसेट। ये हमारा क्या होता है, एसेट होता है आपका। एंड शोन, अगर इसका कोई बैलेंस है तो शोन इन द
एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट साइड, अगर कभी हमें इनको बैलेंस शीट में दिखाने की नौबत आ जाती कभी कभी कि मान लो कि हमने क्या किया, दिसंबर तक का जो किया वो हम दिसंबर तक में सेटल नहीं, कुछ बैलेंस दिखता है, कैसे मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा। तो जब भी इनपुट का बैलेंस दिख रहा है, इनपुट क्या था जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं इनपुट को परचेज करने के टाइम पे, वो हमेशा क्या होगा, प्रीपेड मानते हो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। और मेरे बच्चे अगर आउटपुट जीएसटी दिख रहा है, आउटपुट जीएसटी, चाहे वो आउटपुट सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, चाहे आईटीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, ये ट्रीटेड एज, हम इसको क्या करते हैं जी, ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, हम इसको लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। एंड बैलेंस शोन, इसका कुछ बैलेंस अगर है तो बैलेंस शोन कहाँ जी, कहते हैं कि इन एसेट साइड, सॉरी लाइबिलिटी साइड, इन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब किस हेडिंग के अंदर में कैसे दिखाते हो, सब आगे का विषय है। आज मेरे बच्चे यहीं पे हमें क्लास ख़त्म करने का रिक्वायरमेंट है। एक क्लास में बहुत सारी बातें बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहीं पे रोकिए, अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए और आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन द होल अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी। जय सीओसी, जय मेरे बच्चे, थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसका कंटिन्यू करने के लिए, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस, आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।